तो अभी ऐसा करते हैं कि अभी थोड़ा सा अपन जल्दी है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आप इस एग्जाम्पल को बनाए रखिए और समय आने से फिर इसी एग्जाम्पल को हम संज्ञानशीलता में लेंगे। हाँ जी, और बोलिए फटाफट, माइक है? नहीं अभी ठीक। पीछे लाइट कम है। बोलिए बोलिए बोलिए। जी सर, नमस्कार। तो सर, हमने ये सीखा कि जीना जो है उसके लिए दो ही मूल प्रश्न है, क्यों जीना है और कैसे जीना है। और अगर इनके उत्तर मिलते हैं तो वही वास्तविक रूप में माता पिता और शिक्षक की क्वालिफिकेशन है। और ये इसको समझते हुए ये महसूस हुआ कि जो हम भाव है, जो एक हम इमेज बनाते हैं किसी की, उसके प्रति हमारे भाव आते हैं। और भाव जो हैं वो चेतना के लेवल पे, माइंड स्टेट के लेवल पे आते हैं। तो पिछले कुछ समय से, 2 दिन से हमने इस पे काम किया है और उससे हमें ये लगता है कि बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन अभी से चालू हो गई हैं। और उससे हमें समझ में आता है कि हम स्वयं पे बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, जो कि हमारी एक मानव की खोज है, जो कि हमें जिज्ञासु बनाती है, जो हम विद्यार्थी के लेवल पर हम यहाँ पे पहुँच के काम कर पा रहे हैं। बढ़िया। इसके अलावा सर ये एक चीज़ और है कि मैंने जो पता लगा है कि मानव जो है वो सुखी पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। तो आई थिंक, और ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने आके ये समझा है कि यहाँ पे हम बहुत ही लार्जर लेवल पे जो मानव है उसको हम यहाँ पे सुखी बना सकते हैं, क्योंकि समाधान की खोज में हर कोई है और समाधान ही है जो कि सुखी बनाता है, न कि समस्याएं हैं जो हमें जो है वो हमें दुख करती हैं, बल्कि समाधान न होना ही हमें दुख करता है। और समस्या का अगर समाधान है तो हम खुशी रह सकते हैं। तो ये हमें मिला है यहाँ से। तो थैंक यू सो मच सर। शानदार। देखिए, यदि और ट्यूब हैं इसका मतलब ये भी जलेंगी, और यदि इस साइड में सीएस, या यदि इस साइड में लाइट जली हैं तो उस साइड में भी जलेंगी, ऐसा होना चाहिए। और ये पीछे भी बंद हैं सारी, इन सबको जलाओ। अच्छा, और नहीं तो फिर थोड़ा सा मैकेनिक को बोलो, आज नहीं तो कल जलेगी। हाँ हाँ जी, बोलिए। भाव तो समझ में आया, जो सीन आता है उसके हिसाब से उसका भाव बनता है, अपने मस्तिष्क पे उसके भाव आते हैं। ये तो समझ में आया। थोड़ा माइक पास में जी। लक्ष्य समझ में नहीं आया। लक्ष्य सब कुछ होने के बाद में आगे जीने का लक्ष्य नहीं समझ में आया। नहीं, हाँ वो तो अभी करेंगे चर्चा जी, करेंगे जी। लक्ष्य पे आज बात करेंगे जी जी। हाँ जी भैया, ये मेरा दूसरा परिचय शिविर है। ज़्यादा कुछ समझा तो नहीं हूँ, लेकिन ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना इन्वॉल्व हूँ काम में और कितना मानसिक श्रम करूँ। कोई बोलता है श्रम करो, बात मत करो। कोई बोलता है बात करो, श्रम मत करो। मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जॉब किया था, बिजनेस किया था, समझ में नहीं आया गलती कहाँ हूँ। तो कुछ गाइड कर सकते हैं जी। देखिए, कम बोलना ठीक है कि ज़्यादा बोलना ठीक है, कि कम काम करना है कि बहुत मेहनत करना है, कि बहुत हार्ड वर्क करना है, कि समझदारी से काम करना है, ऐसी बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। सार बात इतनी है कि एक बार लक्ष्य की क्लैरिटी होगी, फिर लक्ष्य के लिए सब कुछ डिफाइन होगा। तो ना ज़्यादा बात करने से मतलब है, ना कम बात करने से मतलब है, आवश्यकता अनुसार बात करने से मतलब है। तो पहले हमको ये पता चले कि मेरे को क्यों बात करना है, क्या बात करना है। तो सारी चीज़ें क्या ऐसे डिसाइड होगी। तो मेरे को दिल्ली जाना है, अब दिल्ली जाने के लिए फिर सारी चर्चा होगी। तो पहले ये पता चले कि जाना कहाँ है। तो जब तक अपने को लक्ष्य की क्लैरिटी नहीं होती है, अपने ज़िंदगी के जीने के पर्पस की क्लैरिटी नहीं होती है, तब तक ये कुछ भी डिफाइन नहीं होता। हम कितना भी टाइम मैनेजमेंट करें, अब देखो टाइम मैनेजमेंट का क्या होगा। आप सारा टाइम मैनेजमेंट करके करोगे क्या? इतना ही होगा कि टाइम मैनेज करने से आपके कुछ काम आराम से हो जाएंगे, थोड़ा सा पैसा और बढ़ जाएगा। ज़िंदगी तो नहीं मिलेगी कितना भी टाइम मैनेजमेंट कर लो। तो जब तक लक्ष्य की निश्चितता नहीं हुई है,
तब तक आप कुछ भी मैनेजमेंट लगाते रहो, कुछ भी मोटिवेशन सुनते रहो, गाड़ी पहुंचनी कहीं नहीं है। बोलने बताने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा, मुट्ठी में जो आएगा उससे कभी भी मन नहीं भरेगा, क्योंकि जिस काम के लिए मैं इस प्लैनेट पे आया था उस काम की तो अभी शुरुआत हुई नहीं है। तो सार बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लक्ष्य क्या है, फिर लक्ष्य के लिए दिशा है, लक्ष्य के लिए टाइम है, लक्ष्य के लिए साधन है, लक्ष्य के लिए मेरी सारी क्षमताएं हैं और सारे अवसर हैं। तो जब तक लक्ष्य की क्लैरिटी नहीं है तब तक सारी बातें गोल गोल है। हाँ जी, और बोलिए। हाँ जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि 2 दिन की शिविर में हमें ये समझ में आया कि पर्पस होना जरूरी है। पर्पस कोई है, पर्पस कोई है, ये चीज़ होना चाहिए। तो ये हमें पहले से ही पता था कि पर्पस का होना तो ज़रूरी है, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, क्या पर्पस चेंज होता है एक समय के बाद, कि एक ही पर्पस को लेके पूरा उसी पे काम किया जाए? क्योंकि एक टाइम में हमारा पर्पस भी चेंज होता है। अभी लगता है कि बचपन में पर्पस कुछ और था, जवानी में कुछ और है, और किसी एज में कुछ और है। हमारी अभी हम अपनी प्रायोरिटीज़ को पर्पस बोल रहे होते है ना। तो पर्पस नहीं है वो। तो पर्पस क्या है, एक बार उसको तय करते हैं, देखते हैं क्या कैसा है, फिर धीरे धीरे उसको। तो कम से कम देखो इस 7 दिन के शिविर में इतना तो हमारा ध्यान एक बार चला जाता है कि नहीं यार, ज़िंदगी को सोचने समझने की ज़रूरत है। अब पशु और आदमी में इतना ही अंतर है कि मानव में सोचने की ताकत है, और उस ताकत का उपयोग हमने केवल खाने पीने और पैसा कमाने के लिए किया है। इतने में चलने वाला नहीं है। खाने पीने पैसा कमाने से इतना ही होगा कि हमारे ज़िंदा रहने का काम हो जाएगा, लेकिन जीने की जिस खुशी की मुझको तलाश है, जिस अपने भीतर जिस स्टेबिलिटी की हमको तलाश है, वो जो पर्पस और पर्पस के साथ जी के और एट द एंड ऑफ द डे मुझको लगे कि यार जीवन सफल हो गया, वो स्थिति को तो उससे कम में काम नहीं चलेगा। तो एक बार उसको आज शुरू करेंगे, धीरे धीरे देखते हैं, है ना। क्वेश्चन लिखते जाइए, बस एक ही बात बोल रहा हूँ बार बार, जितने भी क्वेश्चन मन में आते हैं कम से कम लिखते जाइए, है ना। सोते सोते भी आ जाए तो उठ के बत्ती जला के लिख दो, धीरे धीरे कम से कम कॉपी में बना रहे, आपको ध्यान रहेगी कि मेरे क्वेश्चन हैं ये। देखते हैं कैसे आंसर मिलते हैं। हाँ जी, जी माइक। ये 2 दिन में हमने सीखा कि परिवर्तनशीलता जो कि प्रकृति का नियम है, उसे हमें अपने विवेक से अपनाना होगा, और जो सामने जो है सो है उसको स्वीकारना होगा। जिससे देखिए इसमें ना ये कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चलेगा। मानव का नेचर है, हम स्थिरता चाहते हैं कि अस्थिरता चाहते हैं, निश्चयता चाहते हैं कि लगातार अनिश्चित बने रहें ऐसा चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं कि असुरक्षा चाहते हैं। तो ये समझ में आ गया कि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन भौतिक संसार परिवर्तनशील है। अब मैं कैसे मान लूं कि यार तुम परिवर्तनशील रहो और मैं स्टेबिलिटी चाहता हूं? तो ये मानने से नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई चीज़ें हैं जो स्टेबल हैं ही। जब मैं उस स्टेबल वाली चीज़ों को पहचान लेता हूं तो परिवर्तनशीलता से अपने को फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उसको समझ जाता हूं कि हाँ ये भी ऐसे ही है, इससे मैं फिर वो मेरी परेशानी का कारण नहीं है ना। तो मैं जब तक मेरे पैर के नीचे की ज़मीन स्थिर नहीं है मैं परेशान रहूँगा। तो मेरे अभी जो मैंने परिवर्तनशील चीज़ों को ज़िंदगी माना है उसमें सब कुछ हिलता डुलता ही रहता है, जबकि मैं स्टेबिलिटी चाहता हूँ। तो कोई चीज़ें हैं जो स्टेबल हैं, वो मैंने पहचाना नहीं है, इसलिए मैं परेशान होता हूँ। तो उसको पहचानना होगा। जी आगे। स्टेबल भाव इधर सर। हाँ। स्टेबल भाव या स्टेबल विचार का मतलब ये है क्या रोना नहीं है, हंसना नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। रोना और हंसना से सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि आप अक्षम साबित होना चाहते हो कि हमेशा सक्षम अपने आप को महसूस करना चाहते हो? आप कमज़ोर महसूस करना चाहते हो कि अपने आप को कॉम्पिटेंट फील करना चाहते हो? तो मैं किसी भी जगह में कमज़ोर साबित हूँ, कम साबित हूँ, ये मेरे को स्वीकार नहीं है। तो हर जगह में मैं कॉम्पिटेंट हो जाऊँ, योग्य हो जाऊँ, फिर हंसना रोना का क्या मतलब है? तो किसी की संवेदना में आपके आंख में आंसू आ जाएं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
लेकिन आप अपनी कमजोरी पे रो, ये तो किसी को स्वीकार नहीं, ऐसा बोल रहा। हाँ जी, ये 2 दिन, हाँ जी, 2 दिन का शिविर के जो मैं समझा, जो पहले से किया हुआ जो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम मन में दुख आ जाती है, ये प्रॉब्लम आ गया। तो अभी 2 दिन में ये पता चला जो प्रॉब्लम आएगा तो हम सुधारने जाएगा, प्रॉब्लम का अंदर ही हमारा सल्यूशन है। प्रॉब्लम जो हमारा सामने से मैं जो प्रॉब्लम हुआ उससे ही हम ढूंढा, प्रॉब्लम का सॉल्व करने का हमारा योग्यता हमारा अर्जन करना पड़ेगा। ये हमारा 2 दिन का ये अजम्पशन हुआ जो, एंड ये जो पहले एंड आप बोला जो परिवर्तनशील, ये पहले से इतना मालूम नहीं थे जे लाइफ परिवर्तनशील, वो मानना पड़ेगा। वो परिवर्तन जो हमारा दिल में जो बैठ जाती है जे परिवर्तनशील, तो सामने जो भी आएगा वो हमारा हिलता डुलता नहीं है, वो भी जैसे कल की चर्चा में ये आया कि भाई आदमी की ज़िंदगी में अपन ने चर्चा किया कितने प्रश्न हैं, आपने कहा अनंत प्रश्न है। यहाँ से आपको कहा गया कि भाई देखो 2 ही प्रश्न हैं, अब इसको हिला के देखो, ये नहीं हिलता है ना। इसका मतलब एक चीज़ मिल गई जो स्टेबल है। ऐसे ही हमको स्टेप बाय सारे अगले 5 दिन में स्टेबल चीज़ें मिलती जाएंगी। अब इसके बारे में मेरा भाव और विचार कैसा होगा, आदमी की ज़िंदगी में कितने प्रश्न हैं, इस बारे में मेरा भाव और विचार कैसा होगा। अब निश्चित है 2 ही हैं, मेरे पास उसके आंसर अभी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन 2 ही हैं, मैंने दम लगा के देख लिया, और भी दम लगाते रहना। तो इस तरह से ज़िंदगी के एक एक पॉइंट पे हम देखते जाएंगे कि ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, ये तो हिलता डुलता ही नहीं है। तो हम उन जगहों को पहचानने की कोशिश करेंगे जो स्टेबल है ही, निश्चित है ही। जब हम निश्चितता को पहचान लेते हैं तो परिवर्तनशीलता के साथ में जीने की जगह हमारी बन जाएगी। ऐसा। हाँ जी भैया। हाँ, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि दुख हमारे द्वारा क्रिएट किए जाते हैं या दुख अपने आप आते हैं। मेरे फादर की डेथ 50 इयर्स की एज में हुई थी, मैं उस समय 10 साल की उम्र का था। उसके बाद वैसे परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मेरी पढ़ाई बिगड़ती गई। पढ़ाई में अच्छा था, आज भी हूँ, लेकिन समझ में नहीं पा रहा हूँ कि क्यों, कैसे बात बिगड़ी। जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्तिगत लेवल पे हैंडल होंगी, कुछ चीज़ें हैं जो परिवार के स्तर की हैं, कुछ चीज़ें हैं जो समाज के स्तर की हैं, कुछ चीज़ें हैं जो व्यवस्था के स्तर की हैं। तो हमारा परिवार अपने आप में कोई अकेला नहीं होता है, वो कि व्यवस्था के तले एक समाज के अंतर्गत एक परिवार के स्वरूप में हम जी रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि जब तक ये ढांचे अधूरे हैं, कोई ना कोई इसकी सज़ा हमको मिलती रहेगी। तो इसका एक ही मतलब है, और कोई भी दिन एक दिन में कोई चीज़ इवॉल्व नहीं हो रही है ना। आज हम कम से कम इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं कि कल शाम को खाना खाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम सब ने मेहनत करके, आज जितने गैजेट्स हम यूज़ कर रहे हैं सारे हमारे बनाए हुए हैं क्या? लेकिन हम सारी चीज़ें यूज़ तो करते हैं। इसका मतलब है कि मानवता का कोई लाभ हम सबको मिलता है, और यदि मानवता में कोई कमी है उसको भी हम सबको भोगना होता है, ताकि उसकी हम तैयारी करें कि कल आने वाली पीढ़ियों को ना भोगना पड़े। तो इसका मतलब है हमारी प्रॉब्लम इतनी है कि मैं, मेरे बीवी बच्चे, मैं अपने परिवार की सीमा से आगे नहीं सोच पाता हूँ, जबकि चाहता सब कुछ हूँ। तो ये जो समाज नाम की चीज़ है, ये मंगल ग्रह के लोग आगे बनाएंगे कि हमको आपको बनाना है? आज यदि स्कूलिंग की ज़रूरत है तो आप अपने बच्चे के लिए, आपके पास पैसा है, स्कूल, आप अपने बच्चे के लिए स्कूल क्रिएट नहीं कर सकते इसका। और जबकि आपके बच्चे का रोज़ 6 घंटे का समय किसी स्कूल में लगेगा, और यदि स्कूल में क्वालिटी नहीं है तो आप पैसा दे के क्वालिटी नहीं ला सकते। इसका मतलब है कि स्कूल में क्वालिटी आएगी, ये किसकी जिम्मेदारी है? हमको, आपको तो पैसे के अलावा कुछ सोचने की फुर्सत नहीं है, और जाके स्कूल वाले से लड़के आएंगे, हम तो पैसा दे रहे हैं, तुम क्वालिटी की बात नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि सही अर्थों में एक मानव के जैसा हमको सोचना नहीं आया है। इस पढ़ाई लिखाई ने हमको मानव के जैसा सोचने की ताकत नहीं दिया है।
तो इसका मतलब है जो बात इन्होंने कही, यदि किसी के पापा जल्दी छोटी एज में गुजर गए तो ये किसकी जिम्मेदारी है उसके बाद उस परिवार को संभाले? या तो जॉइंट फैमिली की जिम्मेदारी है, जॉइंट फैमिली नहीं है तो समाज की जिम्मेदारी है, समाज नहीं है तो व्यवस्था की जिम्मेदारी है। अभी ना व्यवस्था में दम है, ना समाज में दम है, ना कुटुंब टूट गया तो कौन संभालेगा? कोई ना कोई झेलेगा। हमने झेला, आगे वाली पीढ़ियां ना झेलें उसके लिए कुछ करो, इतना ही बनता है। भैया जैसे किसी ने अपने जीवन का पर्पज बनाया है कि हमें समाज सेवा करनी, बनाना बनाना कुछ नहीं होता है, पर्पस पहले से तय है, उसको समझना होता है, आप बनाते रहो। नहीं जैसे उसने वो कर लिया, चालू हो गया वो, हाँ ऐसा कुछ निकलता नहीं है उसमें। फाइनली यही समझ में आता है यार इससे कुछ निकला नहीं। मैंने कहा ना, जिंदगी का बड़ा हिस्सा है जो केवल इसमें चला जाता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी, तब तक जिंदगी की शाम हो जाती, हाथ कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब है करके समझना है कि समझ के करना है? समझ के करना है। ये सारी बातें करने का साहस इसलिए आ गया कि कोई मेरा छोटा भाई है, कजिन है, दिल्ली में एक संस्थान शुरू किया है, दिल्ली में बहुत सारा काम होता है, तो उसको कुछ थोड़ा सा मजाक करने की आदत है। तो एक दिन वो बोलता है, ये बाबा ने ना एग्जिस्टेंस का पेपर लीक कर दिया है। और ये बात शायद बहुत सच है। इस एग्जिस्टेंस को ऐसे कहा जा सकता है, जिंदगी को ऐसे समझा जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, बात की जा सकती है एंड टू एंड। ये अपने आप में कोई अद्भुत बात है। नहीं तो हमने यही सुना था, ज्ञान अव्यक्त है और निर्वचनीय है, गूंगे का गुड़ है। ज्ञान को बोला नहीं जा सकता, वो निर्वचनीय है और अव्यक्त है। ये ज्ञान को क्लासरूम में ला सकते हैं, ये एक अद्भुत घटना घटी है। तो धीरे धीरे देखते हैं। हाँ जी, और कुछ? अपने को जिंदगी में जीना अनिवार्य है। थोड़ा माइक नीचे। हाँ। और जिंदगी जीने के लिए अपने को सबसे संबंध भी बनाने बहुत जरूरी है। हाँ। और संबंध एक से नहीं रखना है, अपने को अनेकों से संबंध रखना है। तो अनेकों से संबंध बनाने के लिए हमको समस्याएं भी अनेकों से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो क्या उसका हम एक ही समाधान है कि हर एक की अपन समस्या अलग अलग है, तो उसका अपन समाधान करते ही जाए? देखिए, अच्छी बात है कि आपके सोचने की मशीन चालू हो गई। वो जो जंग खाई पड़ी थी तो सोचने का मशीन चालू हो गया है, तो रास्ता मिलेगा। तो एक तो बात यह है कि संबंध बनाने हैं कि संबंध है ही, संबंध है ही, और एक से नहीं है, पूरी कायनात से है। तो बहुत विस्तार में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन पूरे विश्व में कहीं भी युद्ध होता है, कोई भी किसी के साथ अन्याय करता है, हिमालय पे कोई कचरा छोड़ के आ जाता है, गली में कोई कुत्ता मर जाता है, हमको अच्छा लगता है कि खराब लगता है? खराब लगता है। इसका मतलब कोई संबंध है। तो संबंध है ही, तो कुछ भी नया नहीं करना है, जो है ही केवल उसको पहचान लेना है, और वो एक झटके में हो जाता है। ये अलग अलग बहुत सारा दिखाई देता है, होता एक झटके में है। मतलब एक झटका मतलब एक साधे सब सधे वाली कहानी है। धीरे धीरे खोलेंगे जी। कल अगर हमारा भाव स्थिर हो जाएगा तब तो फैमिली का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। ये देखो, क्योंकि सभी फैमिली मेंबर जैसे हो जाएंगे ना। ये पढ़ने लिखने से ऐसे हो जाता है। ये देखो कौन सा लॉजिक लगाया। अरे अगर मेरा भाव सबके लिए भाव स्थिर है, पहले भाव शब्द है, अभी भाव के मीनिंग में नहीं जा रहे हो, भाव के मीनिंग में जाओ। तुम्हारे भीतर स्वयं के प्रति विश्वास और उसकी निरंतरता बनी रहती है। कोई असुरक्षा, कोई इनसिक्योरिटी, कोई कॉम्प्लेक्स, कोई ईगो, कोई अहंकार जैसा नहीं रहता है। आपके भीतर अपने लिए स्वीकार भाव बना रहता है। आपके भीतर अपने परिवार के मित्रों के साथ भी स्वीकार भाव बना रहता है। ये आपको स्वीकार होगा कि नहीं, उनको स्वीकार होगा कि नहीं, इसमें मोनोटोनस हो जाएगा कि एक दूसरे के साथ सुख सागर हमेशा बना रहेगा और एक दूसरे के लिए हम हेल्पिंग हैंड हमेशा एक्सटेंड करते रहेंगे और मिल के दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा सोचेंगे, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड ताकत है, तो रुकती नहीं है ना। तो इसका मतलब है हम बहुत मिठास से भर जाएंगे, हम दुनिया के लिए कुछ बेहतर सोच पाएंगे, हम दुनिया के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। अभी की स्थिति कैसी है, मुझको क्या मिलेगा, और फिर मेरी स्थिति कैसी होगी, मैं क्या दे सकता हूँ। अभी तो हम सबके हाथ में कटोरा होता है, मेरे को क्या मिलेगा,
ये कटोरा कब तक रहेगा भाई? 20-25 साल तक ये कटोरा हाथ में रहे तो ठीक लगता है, तब तक मैं विद्यार्थी हूँ, पाना चाहता हूँ। किसी उम्र के बाद तो मैं देने के लायक हो जाता हूँ। मानव पाने में सुख पाएगा कि देने में सुख पाएगा? वो देने में सुख पाता है, बांटने में सुख पाता है। तो क्या मेरे पास ऐसा है जो मैं संसार के लिए उपयोगी? इस पेन, कल भी कहा था, इस पेन की उपयोगिता क्या है? लिखना। इसकी कोई उपयोगिता है, और नहीं लिखेगा तो क्या करेगा? डस्टबिन में जाएगा। पूछिए अपने आप से, मेरी उपयोगिता क्या है? इस संसार में नहीं रहूं तो क्या फर्क पड़ता है? इस संसार में आप नहीं रहेंगे तो इस संसार को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो आप 60 किलो के बायोमास हैं, इस धरती के साधन कंज्यूम कर रहे हैं, और कितने साल कंज्यूम करेंगे पता नहीं। जल्दी चले जाओ भाई। और क्या, कीमती साधन है। तो इसका मतलब है कि यदि कोई किसी को सैलरी देता है, एक कंपनी किसी व्यक्ति को सैलरी देती है, उससे कोई काम की अपेक्षा रखे कि नहीं रखे? रखे। इस धरती का इतना सारा साधन आप कंज्यूम कर रहे हो, कर क्या रहे हो? लगातार ले रहे हैं, दे क्या रहे हैं? कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं? तो यही तो देखो, एक लाइन में अभी थोड़े अपन प्री मैच्योर हैं। जितना मैंने संसार से लिया उससे ज्यादा मैंने दिया, इसका नाम खुशी है, इसका नाम सम्मान है। जितना मैंने संसार से लिया उससे कम दिया, इसका मतलब चित्त का भारीपन है। ये मैं वजन लिए घूमते रहता हूं, है ना? तो कभी भी कम लिया ज्यादा दिया, यही मानव की खुशी है, यही मानव का सम्मान है, यही मानव की समृद्धि है। इसी स्थिति में पहुंचे क्योंकि मानव की कंजम्पशन बहुत कम है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये इक्वेशन हमेशा बना ही रहेगा। धीरे से इसको और आगे बढ़ाएंगे भैया। बढ़िया। हाँ जी। और भैया, हाँ, कहाँ हो? हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैं किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, ये भावना रखती हूँ, तो ये कहीं तक ये कारण है क्या कि मैं अपने प्रति भी वो चीज़ रखती हूँ, इसलिए वो सामने के प्रति बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा हर व्यवहार अपनी स्थिति का सूत्र है। जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। कोई व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष बांट रहा है, इसका मतलब है कि वो खुद को भी प्यार नहीं करता है। जो खुद को प्यार करेगा वो दूसरों को प्यार ही बांट पाएगा। आप खुद के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष, खुद के प्रति भी नेगेटिविटी से भरे हुए हो, इसलिए आप दूसरों के प्रति भी ऐसे ही करते हो। ये अलग अलग है नहीं, एक ही है। जो जिस चीज को बांट रहा है मतलब उसका ड्रम उससे भरा हुआ है। सिंपल। कोई बहुत दिखावा करता है, इसका मतलब बेचारा भीतर से खाली है। जो जिस चीज का दिखावा करता है उस चीज के मामले में खाली है, क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा करने से मैं भर जाऊंगा। बढ़िया। भैया ये पूछ रहा हूं कि चीजें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं अभी। है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं चीजें। कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं जी जी। जैसे अभी आपने कहा कि भाई कहीं पे भी संसार में कोई घटना होती है तो उससे दुख पहुंचता है, ऑब्वियसली पहुंचता ही है, चाहे एक पशु को हो चाहे एक मनुष्य को हो। लेकिन क्या हम ये जैसा कहा गया कि जो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट कर लीजिए कि भाई ये घटना हो रही है तो हो रही है, तो फिर तो मुझे ना उसके दुख से कोई मतलब हुआ। संवेदनहीन व्यक्ति ऐसा है कि कुछ भी होता रहे, मेरा सुख मेरी सफलता बनी रहे, ये संवेदनहीन। संवेदनशील बोलता है कि चल मिलके साथ में रोएंगे, क्योंकि मेरे को आपका दुख भी महसूस होने लगा है और कुछ साधन से कोई मदद कर सकता हूँ। संज्ञानशील कहेगा कि वो घटना किस नियम से घटी वो भी समझ में आ रहा है, तुम्हारे प्रति संवेदना भी है और जिम्मेदारी भी है, और कैसे सॉल्यूशन की ओर चलें, चलो इसकी बात करेंगे। इतना फर्क रहता है। रोने गाने से काम नहीं चलेगा, सॉल्यूशन होगा तो ही काम चलेगा। आगे चलते हैं। हाँ जी। नमस्ते भैया, मेरा नाम दुर्गा शंकर है, मैं उड़ीसा से हूँ। कल जैसे बात हुआ, एक चीज़ तो समझ में आया कि गलती से हम सीखते नहीं हैं, तो उसका आपने अच्छा लॉजिक भी दिया कि गलती से अगर हम सीखते हैं तो शायद ये धरती एक मतलब हम सब
जागृत होते समय के साथ, ना कि भ्रमित अवस्था में जाते और इतने अपने व्यक्तिगत जीवन में हो या पूरे समाज में इतने उथल पुथल नहीं होते। बट क्या ये भी एक सही है कि जब हम गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर सही खोजने के रास्ता के तरफ हम आगे बढ़ते हैं, कि अगर कोई हमें गलती नहीं, मतलब जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उससे अगर हमें दुख मिल रहा है तो हम कोई सही के परंपरा या सही कहाँ से मुझे मिलेगा, कहाँ से मुझे वो मार्गदर्शन मिलेगा जिससे मैं वो गलती ना करूं या भूल ना करूं, उस दिशा पे हम ज़्यादा हमारा तीव्र इच्छा बढ़ता है। अगर हिस्टोरिकली हम देखें सम्राट अशोक का, तो वो जैसे उन्होंने युद्ध के बाद उनका बौद्धिज्म के तरफ उनका आकर्षण बढ़ा, उस तरह आज भी बहुत लोग बहुत सारे अल्टरनेटिव फिलोसॉफी के ऊपर मतलब सर्च कर रहे हैं और उसके लिए उसके प्रयास में हैं और वो ढूंढ रहे हैं। शायद उस प्रयास में मैं भी इस शिविर में या जीवन विद्या से कुछ दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। क्या ये सही है? आपकी आवाज़ सुनने में मेरे को बहुत ताकत लगानी पड़ रही थी, तो आवाज़ बहुत साफ नहीं थी, लेकिन मैं इतना समझ पाया कि जब भी हम गलती करते हैं तो किसी सही को ढूंढते हैं और सही ढूंढने के चक्कर में हम किसी सही को पा जाते हैं। इतना ही बोला। तो मैं सोचता हूँ कि कल ऐश्वर्या बहन ने एक अच्छा शेयर किया। बच्चे को किसी भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद उसकी एप्लीकेशन आपको दिखने लगे, इसका मतलब अब जगह बन गई। तो कल थोड़ी सी अच्छी जगह बनी। मैं चाहूँगा कि यदि ऐश्वर्या बहन शेयर करें तो अच्छा है। बच्चे को लेके जो आपका ध्यान गया उसको आप शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। एक अच्छी क्लैरिटी हमारी बनी। इस तरह से जब कोई हर एक व्यक्ति जब कुछ सोचता है तो हम बाकी लोगों को भी अलग अलग दिशा में सोचने के लिए गुंजाइश मिल जाती है। जी नमस्ते, मेरा नाम ऐश्वर्या है, मैं रायपुर से हूँ। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, जब बच्चे लिखना सीखते हैं वो कुछ अक्षर और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो सीधे की जगह उल्टा लिख देते हैं, मिरर इमेज होती है एक दूसरे की। तो मेरी बिटिया लिखते ही मुझे बोलती सॉरी मम्मा ये गलती से लिख दिया मैंने। तो वो जो कंडीशनिंग है वो मैंने ही की उसकी। तो कल मैंने भैया से यही पूछा कि इसको मैं सुधारूं कैसे। तो हमने जब बात की तो मुझे यही समझ में आया कि उसको मैं यही बोल सकती हूँ कि बेटा गलती नहीं है ये, आप जब कुछ करने जाओगे तो हर बार सफलता नहीं मिलेगी, पर आप कोशिश करते रहोगे तो आप ज़रूर सफल हो जाओगे। बढ़िया हो गया। मानव मूलतः गलती नहीं करता है। यदि ये लाइन हमको स्वीकार हो जाती है तो अपनी जिंदगी में हम अपने अंदर भी बहुत सारे अपराध बोध से भरे हुए हैं ना। मैं ऐसे तमाम लोगों से मिलता हूँ शिविरों में जो अपनी ही जिंदगी में किए हुए अपराध बोध के तले इस कदर दब गए हैं कि सालों से डिप्रेशन में हैं। कोई दूसरा कुछ नहीं कह रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं मैंने बहुत गलत किया है। तो इसका मतलब है कि ये जो गलती वाला शब्द है इससे उपलब्धि कुछ नहीं हो रही है, हम अनावश्यक डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। तो एक तो ये समझ में आया कि हम लोगों में परिवार में भी बार बार ये घटना घटती है। कुछ भी हुआ गलती किसकी थी, कुछ भी होने से पहला बात कहाँ से शुरू होती है, गलती किसकी थी। तो किसी एक के सर पे फिक्स किया जाता है और जिसके सर पे फिक्स किया जाए फिर उससे सॉरी जब तक नहीं बुलवा लें तो हमको लगता है कि हमने कुछ सार्थक काम नहीं किया है। ऐसा उसने सॉरी बोल भी दिया, सॉरी बोलने से गलती ठीक होती है क्या? अब मेरे को लगता है कि हम दूसरी बात कर सकते हैं। विचार लाइन में लगाने से चप्पल लाइन में लगेगी कि चप्पल लाइन में लगाने से विचार लाइन में लगेंगे? तो विचार व्यवस्थित हो जाएंगे तो फिर चप्पल भी व्यवस्थित हो जाएगी, घर भी व्यवस्थित हो जाएगा, हमारा व्यवहार भी व्यवस्थित हो जाएगा। और यदि विचार ही व्यवस्थित नहीं है तो मैं किसी के भयवश कोई गलती उसके सामने नहीं करूंगा, लेकिन बाकी समय तो सब कुछ करूंगा, कुछ और भी करूंगा। तो अभी हमारे जिस तरह के सारे प्रयास हैं वो विचार को लाइन में लगाने के प्रयास है कि चप्पल को लाइन में लगाने के प्रयास हैं? हम चप्पल लाइन में लगा रहे हैं। ये मत करो, ये मत करो, ऐसा करना ठीक नहीं है, सॉरी बोलो, तुमसे गलती हुई है ना, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, नमस्ते करो, ऐसा करो, वैसा करो। क्या कर रहे? सारे उपदेश क्या हैं? मैक्सिमम उपदेश चप्पल लाइन में लगाने का प्रयास है। आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा बोलना चाहिए, अंकल आए हैं नमस्ते करो,
है ना। ये अंकल आए हैं नमस्ते करो, ये नमस्ते करने से काम चल जाएगा कि अंकल की महिमा बतानी होगी ताकि उसके भीतर वो भाव पैदा हो कि उसके भीतर से सम्मान प्रकट हो, है ना। बच्चे के 94% आए, 99% आ गए, हमने बताया देखो मेरे बच्चे के 99% आए हैं। अच्छा तुम्हारे 99% आए हैं, बच्चे का ध्यान किस बात पे चला गया? 99% आने से सम्मान मिलता है। अब ये उसके अहंकार में बदल गया। बोलना क्या था? तुम्हारे 99% कैसे आए? तो उसका ध्यान प्रक्रिया पे जाएगा। प्रक्रिया पे एक जगह ध्यान जाएगा तो सब जगह ध्यान जाएगा। तो इसका मतलब है हम अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा होने की कोशिश कर रहे हैं? हम मैक्सिमम टाइम अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं और भीतर की हालत बिल्कुल कुछ और है। बाहर से हम बहुत अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाए हुए हैं। इससे काम नहीं चल रहा है। तो मैं होने के लिए क्या प्रयास करूं? तो होना समझ में आएगा तो होने के लिए प्रयास करूंगा। अभी जब होना समझ में नहीं आ रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं दिखने का प्रयास करूंगा। तो ये जो बात आई मेरे को कल बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से एक कॉन्सेप्ट कैसे मेरे घर में जाता है, कैसे मेरे को हर आदमी की ज़िंदगी में वो दिखने लगता है, उससे कैसे मेरी ज़िंदगी आराम में आ जाती है। यदि मेरे को ये स्वीकार हो जाए मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है तो मेरे खुद के लिए और मेरे पूरे परिवेश के लिए मेरे देखने का चश्मा ही बदल जाता है। फिर मेरे को गुस्सा आएगा सामने वाले पे? फिर मेरे को सामने वाले पे वैसा गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा। मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है क्योंकि गलती बराबर दुख और मानव दुखी होना नहीं चाहता है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति कभी भी आज मैं गलती करना चाहता हूँ, आज मैं गलत करूँगा, ऐसा कभी नहीं करता है। वो तो हमेशा सही ही करना चाहता है। या तो उसकी सही की समझ नहीं है या वो अभी सही तक पहुँचा नहीं है। जैसे कुछ लोग शिविर करके जाते हैं, घर में वापस लौटते हैं, तुम यही शिविर करके आए हो, तुमको यही समझ में आया? वो कहता है ले पुराने हथियार मैंने को छोड़ थोड़ी दिए हैं, ले पुराने वाले निकालता हूं, अब बताता हूं तेरे को। यार तुम इतना होशियार हो तो तुम करके आ जाओ ना, तुम समझ के आ जाओ, तुमको पता चलेगा ऊंट पहाड़ के नीचे कैसे आता है। तो दूसरे को, हमारी उम्र ज्यादा है इसलिए हम दूसरे को डांट देंगे, हम बड़े पद पे हैं इसलिए दूसरे को डांट देंगे, अभी तो हमारा हालचाल। तो इसका मतलब है कि मानव का मूल्यांकन अभी हमारे पास नहीं है, किसी धन और पद का मूल्यांकन है, आयु के आधार पे, किसी रिश्ते के आधार पे, किसी और आधार पे हमने अपने आप को बड़ा माना हुआ है। एक ना शिविर में बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, पुराना छोटी में एक शिविर था, एक छोटी बच्ची क्लास 5 सीख की रही होगी। शिविर के दौरान किसी चर्चा पे वो बोलती है अंकल अंकल मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है। तो मैंने भी स्पॉन्टेनियसली पूछ दिया क्यों आता है, तो उसका आंसर बहुत गजब का था। वो कहती है जब मैं गुस्सा करती हूं तो मेरे को लगता है मैं बड़ी हो गई। ये 10-15 साल पुरानी बातें हैं ना, मेरे को आज भी ऐसा याद है जैसे वो बोल रही है। क्यों ऐसा लगता है उसको? हमारे घर में बड़े आदमी का बड़े आदमी की क्या लक्षण है जो सबको डांटता रहे? अरे बड़े आदमी का लक्षण सबको डांटते रहना है कि बड़े आदमी का मतलब एक श्रेष्ठ आचरण के साथ में जीते हुए दूसरे को श्रेष्ठ बनने का रास्ता प्रशस्त करना है? हम बड़े नहीं हैं। उम्र से बड़े होने में आदमी बड़ा नहीं हो जाता, रिश्ते में बड़ा होने से बड़ा नहीं हो जाता। तो इसका मतलब है कि जब भी मैं गलती करता हूं तो इसका इतना ही मतलब है कि या तो सही मेरी समझ में, इसलिए कहा दुख क्या है? गलती का नियम को ना समझने का नाम दुख है, किसी व्यवस्था को ना समझने का नाम दुख है, किसी नियम को ना समझने का नाम दुख है। तो जब भी जिंदगी में दुख आया इसका इतना ही मतलब है कि वो सिंपल एक इन्फॉर्मेशन है कि देखो यहां तुम्हारी योग्यता कम है, तो तुम इस क्या कम है उसको पहचानो। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको कुछ कुछ बताते हैं, वो कुछ कुछ टेस्ट करता है, वो पहचान लेता है कि क्या प्रॉब्लम है। हमारे लिए हमारा दर्द उसके लिए इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उसको शरीर समझ में आता है। तो जिस दिन हमको अपना मन समझ में आएगा, अपने भाव और विचार की दुनिया समझ में आएगी, उस दिन जो कुछ भी हो रहा है मैं उस प्रक्रिया को पहचान पाऊंगा और फिर मैं दुखी नहीं होऊंगा। एक बहुत बढ़िया बात शेयर कर देता हूं, आपका ध्यान चला जाए।
देखो, किसी चीज़ को सुनने के पहले ना हमारी दृष्टि विकसित होना बहुत ज़रूरी है। हमारी दृष्टि बन जाएगी तो शायद हो सकता है हम चीज़ों को अलग तरीके से देखेंगे। एक बढ़िया एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। कुछ महीने पुरानी बात है, सुबह मैं नाश्ते की टेबल पे बैठा बैठा सोच रहा था, ये सृष्टि इतनी पूर्ण है, इतनी अद्भुत है, तो इस पे मानव की जागृति का रास्ता इतने दुख से होके क्यों जाता है? बात समझ में आई? यदि ये सृष्टि इतनी पूर्ण है और इतनी अद्भुत है, तो ये मानव भी आराम से जागृत क्यों नहीं होता है? उसकी समझदारी आराम से क्यों नहीं आ जाती है? वो इतने दुख से होके क्यों गुजरता है? ऐसा मैं सोच रहा था। उन्हीं दिनों मैंने कुछ दिन पहले घर में एक फिल्म देखी टीवी पे, वो गुड न्यूज़। कितने लोगों ने देखी? काफ़ी लोगों ने देखी। तो उसमें एक माँ को बच्चा होता है, तो पूरी फिल्म एक डिलीवरी के दौरान माँ क्या क्या चीज़ से गुजर रही है, इस टाइप की कुछ फिल्म थी। तो उस फिल्म को देखते देखते मेरा बड़ा ध्यान चला गया। तो देखिए, मैंने सोचना शुरू किया कि अच्छा, हम कभी बाप बने थे तो उस समय पत्नी के साथ क्या क्या हुआ था हमको पता ही नहीं, क्योंकि हम किसी दूसरी दुनिया में उलझे हुए थे, तो हमको नहीं पता उस समय क्या क्या हुआ था। वो फिल्म को देखते हुए मेरा ध्यान गया कि यार, एक कंसीव होने से लेके और बच्चे के डिलीवर होने तक एक लड़की कितनी तरह के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चेंजेस से गुजरती है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ऑकवर्ड हैं। मतलब वो इतना इजी नहीं है, शरीर का शेप वेप सब बदल गया, और कभी वो वोमिटिंग, कभी वो मूड चेंज, और कभी ये और कभी वो। अभी थोड़ा सा सर में दर्द होता है तो कैसा लगता है? अनकंफर्टेबल लगता है। और उसके लिए यार ये करो वो करो, उसका तो रोज ही कुछ कुछ चल रहा है। लेकिन इस पूरे 9 महीने की प्रक्रिया में घर का वातावरण कैसा बना रहता है? खुशहाली का वातावरण बना रहता है कि बहुत गमगीन वातावरण बना हुआ? जबकि वो परेशानी से गुजर रही है। जो परेशानी से गुजर रही है वो भी बहुत खुशी रहती है कि बहुत गम के साथ है, परेशानियों के साथ है कि यार मेरे साथ कुछ झंझट हो गया है बहुत बड़ा, वो भी खुशी के साथ है। तो ये समझने की बात है कि क्यों इस सारी परेशानी के बावजूद ना तो जो परेशानी से गुजर रहा है वो कष्ट में है, ना परिवार कष्ट में है। परिवार में एक उत्साह का, खुशी का वातावरण बना हुआ है, जबकि प्रोसेस बहुत ऐसा नहीं है कि जिसमें भी कि कुछ भी कष्ट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? उसका परिणाम सुखद है, ये मालूम है। घर में एक नया मेहमान आने वाला है, उस नए मेहमान आने के बारे में हमको कोई शंका नहीं है, उसके बारे में हमारी निश्चितता है, तो उसका फल बढ़िया आने वाला है। इसलिए प्रोसेस को मैं प्रोसेस के रूप में स्वीकार पाता हूं। बढ़िया बढ़िया। 9 महीने के प्रोसेस में कोई फल आने वाला है और उसकी हमारी निश्चितता है। हमारी 70-80 साल की जिंदगी में क्या फल आने वाला है? इसमें क्या फल लगने वाला है? क्यों जिंदा हो? मर क्यों नहीं जाते? इस पे क्या फल लगेगा? क्या चीज का इंतजार कर रहे? इस पे कोई फल आएगा कि नहीं आएगा? है? आएगा, लेकिन हमको पता नहीं है। ये पांचवी क्लास का ठीक है, आएगा लेकिन हमको पता नहीं है। एक दिन क्या हुआ, मैं जहाँ रहता हूँ कुमारी में, तो वहाँ 10 एकड़ में आम लगा है और आम के चारों तरफ घूमने की रोड है। तो अक्सर शाम को वॉक करता हूँ। तो वो हमारी हाथ से लगाए हुए पेड़ हैं सारे, हमने लगाए, हमारे मित्रों ने लगाए। तो 5-6 साल में उसका फल आ गया। तो मैं घूमते घूमते सोच रहा था कि यार ये हमारे हाथ से लगाए हुए पेड़ हैं, इनका फल आ गया, हमारा फल कब आएगा? एक फल बायोलॉजिकल आता है। किसी माँ से बच्चे का डिलीवर होना, ये एक बायोलॉजिकल फल है।
और परंपरा में अब तो उतना बुरा नहीं मानते हैं, परंपरा में जो माँ नहीं बन सकती उसको क्या बोलते थे? बांझ बोलते थे। तो जिसका फल नहीं आया वो बांझ है। हम सारे लोगों की जिंदगी में क्या दुख है? हम सब बांझ हैं, फल ही नहीं आ रहा है। खा पी रहे, उम्र बढ़ती जा रही, और उधर भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता बढ़ती जा रही, फल वल कुछ दिख नहीं रहा है। तो यार लगता है क्या हो क्या रहा है? तो इस जिंदगी पे क्या फल लगता है ये नहीं हमको किसी ने बताया। तो जिंदगी पे बच्चे रूपी जो फल आ रहा है वो भी किसी फल की अपेक्षा में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस दिन हमारे को बाई एजुकेशन, बाई फैमिली ये क्लैरिटी आ जाएगी कि इस जिंदगी पे कोई शानदार फल लगता है, उस फल के बारे में निश्चितता और उस फल के बारे में क्लैरिटी और उस फल के बारे में, उस फल की प्रक्रिया के बारे में क्लैरिटी आ जाएगी, ये जिंदगी बिल्कुल ऐसी नहीं रहेगी जैसी अभी चल रही है। इस जिंदगी पे कोई बड़ा फल लगता है, उस बड़े फल के बारे में हमको नहीं पता है। उस बड़ा फल का कल जो चर्चा में आया UHS है ना, यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स, तो मानव की भी कोई गुणवत्ता होती है। इस गुणवत्ता को, सारी मानव की गुणवत्ता उसके शरीर की गुणवत्ता है कि उसके भाव और विचार की गुणवत्ता है? उसके भाव और विचार की गुणवत्ता है। ये भाव और विचार की गुणवत्ता ही मेरा सुख है। इस सुख की निरंतरता को पाने के लिए मैं इस शरीर यात्रा को चलाता हूं, मैं इतनी सारी मेहनत करता हूं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई गाय चराए, कि भैंस चराए, कि फैक्ट्री चलाए, कि देश चलाए, यदि अपने में गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है तो सब कुछ मजदूरी है, बेगारी है। बेगारी क्या होता है? हम मेहनत करते हैं, फल कुछ नहीं मिलता है। तो मैं कुछ भी करूं, मैं किचन चलाऊं, कि मैं घर चलाऊं, कि मैं फैक्ट्री चलाऊं, कि मैं गाय चलाऊं, कि मैं खेत चलाऊं, कुछ भी करूं, कुछ भी करते हुए हमारा एक ही पर्पस है कि मेरी जिंदगी में गुणात्मक परिवर्तन आता है, क्वालिटेटिव चेंज आता है, मेरे भाव और विचार की स्थिति में वो स्टेबिलिटी आती है, मेरे व्यक्तित्व में वो स्टेबिलिटी आती है। तो यही मेरी कमाई है और ये वो कमाई है जो साथ जाती है। अपन उस कमाई के चक्कर में लगे रहे जो इधर ही रहती है ना। तो आदमी, मैंने कल भी कहा था, ना खाली हाथ आता है ना खाली हाथ जाता है। वो उस अपने भीतर की इस खुशी की झोली को भर के जाना चाहता है। कोई खुशी का कोई निरंतर सुख, या उसको नाम जो भी दे दें, कोई वो फल आदमी की जिंदगी में लगता है। उस फल की क्लैरिटी होगी, उसके प्रोसेस की क्लैरिटी होगी, तो ये जिंदगी खेल का मैदान जैसा होगी। ये जिंदगी बहुत उत्साह के साथ जीने की चीज होगी। ये रोज नए ऑब्जर्वेशन करेगा, ये जिंदगी पे रोज नए प्रयोग करेगा, उन प्रयोगों को आपस में शेयर करेगा, और मानवता किन ऊंचाइयों को छू सकती है वो हमारे लिए एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो जाएगा। ये हो सकता है, ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है ना। तो इन्हीं कुछ, हाँ जी, एक मिनट, मैं कहानी किस्से में बात खो जाती है। क्या निष्कर्ष निकला? जब फल की निश्चितता होती है तो प्रक्रिया को हम प्रक्रिया के रूप में स्वीकार पाते हैं, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया अपने आप में एक तन मन धन का इन्वेस्टमेंट कराती है, एक मेहनत उसमें होती ही है। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ और फल की निश्चितता नहीं है तो मेरे को मेहनत दुखद लगती है ना। जब मेरे को फल की निश्चितता होती है तो फिर मेरी मेहनत मेरे को इन्वेस्टमेंट लगती है, फिर वो मेरे को दुख जैसा नहीं लगता है जी। इसका मतलब ये हुआ कि फल अच्छा हो या बुरा, फल अच्छा ही है। अच्छा ही है, माने आप जिंदगी कम जियो मगर अच्छी तरह से जियो, उसी का नाम जिंदगी है। जैसे कि हमारे यहाँ भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कम जिंदगी जिया, मगर उसको जो नाम किया, कम जिया और ज़्यादा जिया, ये तो शरीर की बात हो गई। अभी तो क्योंकि शरीर से आगे हम देख नहीं रहे हैं, तो हमको लगा कि 30 साल में चला गया। वो शंकराचार्य जी के बारे कहा जाता है कि वो लगभग 32-33 साल की आयु में चले गए जी।
और 32-33 साल की आयु में वो आदमी एक पुरानी परंपरा को रीसेट करके नई परंपरा को स्थापित करके देश में इतने सारे सब जगह के सेंटर इस्टेब्लिश करके 33 साल में जब कोई आने जाने के साधन नहीं थे, कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, तब वो आदमी सारा काम करके चला गया। तो इसका मतलब टाइम कोई बड़ा इशू नहीं है। आदरणीय नागराज जी को ये अनुसंधान 60 की एज में उपलब्ध हुआ नहीं, 30 की आए 60 की एज में उपलब्ध हुआ और 30 साल लग गए इसको आम आदमी के समझने के लायक होने में। तो लगभग वो 97 के आसपास गए। तो यदि उनके पूरे जीवन को देखेंगे तो जब 67 में आके आखिरी दिन गिन रहे होते हैं तब तो हमने उनकी जवानी देखी। तो ये टाइम एक अलग तरह की घटना है, लेकिन सार बात ये निकली कि मेरी पूरी जिंदगी की प्रोडक्टिविटी क्या निकली, और वो प्रोडक्टिविटी जिसको मैं अंतिम सांस में देखते समय खुश हो सकूं कि यार कुछ काम की बात निकल आई। मैंने जब जॉब से रिज़ाइन किया था तो मेरी जॉब छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, क्लैरिटी भी उतनी नहीं थी। तो क्या किया जाए? तो एक दिन एक लाइन ने बड़ी हिम्मत दिया, और लाइन ने आज तक हिम्मत दिया कि आखिर दुनिया, लोग मेरे को बोलते थे असफल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा बीवी बच्चा छोड़ के भाग जाएगा, दुनिया भर का जितना उल्टा सीधा होता था सब बोलते थे। तो एक दिन एक लाइन मेरे दिमाग में अटक गई, मन में अटक गई कि आखिर मैं ज़िंदगी से चाहता क्या हूँ, कि जवाब तो अपने आप को देना होता है। तो एक लाइन आ गई कि मरते क्षणों में पछताना नहीं पड़ेगा तो मेरे हिसाब से मैं सफल हूँ, खत्म। मेरे को लौट के कभी ये देखना ना पड़े कि यार ये कर लेता तो ये हो जाता, मैंने सही समय पे सही निर्णय नहीं लिया, मैं जो कर सकता था मैंने किया, जो रिजल्ट है सामने है, बर्बाद भी हो गए तो भी कोई बात नहीं। तो ये जो आदमी के भीतर विचार की ताकत है, ये उसको है ना जिंदगी भर चलने का साहस देती है। आदरणीय नागराज जी के मन में क्वेश्चन उठे, क्वेश्चन का आंसर उनके पास नहीं था। जो कुछ भी उन्होंने उस समय, शॉर्ट में कह रहा हूँ, जो कुछ भी उन्होंने उस समय पूछा, बात किया, उन्होंने कहा कि एक शरीर यात्रा इस काम के लिए स्वाहा। वो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जब लड़की विदा होती है तो कुछ पैसे पीछे से फेंकते हैं, वो चेन मतलब सिक्के है ना, सिक्के ऐसे फेंकते हैं। तो सिक्के फेंकने का मतलब है इसको कोई भी उठाए, हमको कोई मतलब नहीं है, जबकि हमारा ही कमाया हुआ पैसा है। स्वाहा कर दिया उसको। तो एक शरीर यात्रा फेंक दिया, ऐसे ही फेंक दिया जैसे सिक्के फेंक देते हैं। एक शरीर यात्रा इसी काम के लिए फेंक दिया कि मेरे को मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। तो वो साहस पैदा होता है। तो जब आदमी एक्सट्रीम सोच लेता है तो आदमी के भीतर साहस पैदा हो जाता है। मेरे को लगता है ये भी एक प्रैक्टिकल, मैं क्लास 4 में था, हमारे एक मास्टर जी थे रमेश, पतला दुबला, मारते बहुत थे, और उनकी उस स्कूल में जाने के लिए ना पैर ऐसे आगे नहीं बढ़ता था, ऐसे ही पीछे हटता था, क्योंकि जिस दिन उसका काम नहीं किया तो बहुत पिटाई लगाता था। तो मेरे को आज भी याद है, मैं स्कूल जा रहा था और मैंने होमवर्क नहीं किया था, तो भाई साहब पैर स्कूल की तरफ जा नहीं पा रहे थे। तो चल रहा था यार आज फिर झंझट होएगा। तो उस दिन को मेरे को याद है कि एक लाइन याद आई, क्या करेगा, मार थोड़ी देगा, जान से थोड़ी मार देगा। एक्सट्रीम सोच लिया, एक्सट्रीम सोच लेते हैं तो हिम्मत आ जाती है। तो मेरे को लगता है कि किसी भी जगह में एक्सट्रीम सोच लो, नेगेटिविटी वाले पॉइंट आ जाए तो भी ये जिंदगी ऐसी है कि आपको हिम्मत देती है। तो फल की निश्चितता है तो प्रक्रिया को हम स्वीकार पाते हैं। अभी फल का ही पता ही नहीं है कि जिंदगी पे फल क्या लगने वाला है। हमको तो लगता है कि 1 फ्लैट 2 फ्लैट, तीसरे में वो फ्लैट। इतना नशा बढ़ने का जो कारण है, आप देख लीजिए, लगभग नशा इस कदर बढ़ा है कि आजकल लगभग ऐसा बोल रहे हैं कि, मुझको तो थोड़ा कम डाटा पता चलता है, मोर देन 60% लोग, 50-60% युवा में अब वो गांजा कॉमन हो गया है। और रईस घर का बच्चा वो है जो ड्रग्स लेता हो, रईस घर के बच्चे की पहचान ड्रग्स लेता हो, ये उसका स्टेटस है। ये गांजा और दारू वारू तो गरीब बच्चे पीते। ये क्यों इतना हम नशे की ओर जा रहे हैं? नशे की ओर इसलिए जा रहे हैं कि एक समय वो था, घर में जब बहन की शादी होनी थी, मकान का किराया जाना था, तो कमाना हमारी मजबूरी थी।
अब ना बहन की शादी रुक रही है, ना मकान का किराया रुक रहा है, खाने पीने को भी पर्याप्त है, और मेरे पास कोई बड़ा लक्ष्य है नहीं, तो करूं क्या? यदि कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होगा और आदमी में पोटेंशियल होगा तो वो इधर उधर जाएगा बेचारा, नशे में जाके अपना मन लगाएगा। तो ये हमारी आपकी कमी कहें, गलती कहें, यात्रा कहें, है ना, कि हम अपने बच्चों के लिए हम अपने वातावरण में कोई बड़े लक्ष्य नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम किसी बड़े लक्ष्य के साथ नहीं जी रहे। जिसको हम बड़ा मान रहे थे, हमारा बच्चा उसको बड़ा नहीं मान रहा। बढ़िया, चलें आगे चलते। गुड। तो देखिए, कल हमने जितनी यात्रा की उसको आगे बढ़ाते हैं। मेरे को ये निष्कर्ष बहुत अच्छा लगता है ना, इसलिए कोई बात मेरे को अच्छी लगती है, मेरा बार बार कहने की इच्छा हो जाती है। यदि फल की निश्चितता है तो हम प्रक्रिया को स्वीकार पाते हैं। फल की निश्चितता नहीं है तो प्रक्रिया हमको बोरिंग, क्या उबाऊ, थकाऊ, झिलाऊ जैसी लगती है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूं। तो जिंदगी अपने आप में एक बड़ा फल देने की प्रक्रिया है, वो क्लैरिटी होगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए, कल जितनी हमने बात की उसमें हमने बात किया, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं कि बेसिकली ये कह रहे हैं कि यदि भव परिवर्तनशील है तो भाव भी परिवर्तनशील होगा। अब हम ये पहचान रहे हैं कि कहाँ कहाँ चीज़ें बदल नहीं रही हैं। तो कल हमने एक पॉइंट पहचाना कि जिंदगी में 2 ही क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ही नहीं है। बदल के देखो, अब जिंदगी में 2 ही प्रश्न हैं। इस मामले में मेरा भाव और विचार स्थिर हो गया कि नहीं? इस मामले में नहीं बदलेगा। तो धीरे धीरे हम एक एक जगह पहचानते जाएंगे। जब भाव और विचार, हम ऐसी चीज़ों को पहचानते जाएंगे जो कभी नहीं बदलती। तो हमने कल एक चीज़ को पहचाना, आज हम काम शुरू करते हैं कि क्यों जीना है। क्यों जीना है? हाँ जी, पूछिए अपने आप से, क्यों जी रहे? अब दूसरे वाला सेंटेंस नहीं बोलूंगा। क्यों जिंदा हो? हाँ, चिल करने के लिए जी रहे। मर नहीं सकते इसलिए जी रहे। हाँ जी, क्यों जी रहे? पूछिए। अब एक काम करिए, अपनी अपनी कॉपी पे आज का डेट और टाइम डाल के लिख दीजिए कि आप क्यों जी रहे हैं। इसी प्रश्न का जो भी आंसर आता है वो लिख दीजिए। अच्छा आंसर नहीं लिखना है, सही आंसर नहीं निकला है, प्रभावित करने वाला आंसर नहीं लिखना है, पढ़ा लिखा आंसर नहीं लिखना है। जो भी आपके भीतर फील होता है उसको लिख दीजिए कि मैं क्यों जी रहा हूं। यही ढूंढने सर आपके पास आए हैं सर। ये पढ़े लिखे टाइप बात है। हैं सर पढ़े लिखे। हाँ जी, लिख डालिए आप क्यों जिंदा हैं, क्यों जी रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी जैसा फील कर रहे हैं वैसा लिख दीजिए। क्यों जिंदा है? कितनी उम्र है? 10 साल उम्र है, मरने से डर लगता है। हाँ जी, लिख दिया। डेट और टाइम दोनों डालना, डेट टाइम जगह तीनों। हाँ जी, चले चलिए। तो कितने लोगों को लगता है ये क्वेश्चन ही गलत है? कितने लोगों को लगता है ये क्वेश्चन ही गलत है, इस क्वेश्चन का ही कोई मीनिंग नहीं है? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5।
5 लोगों को ऐसा लगता है ये क्वेश्चन ही गलत है। कितने लोगों को लगता है कि क्वेश्चन तो ठीक है पर मेरा ध्यान पहली बार गया है? गुड गुड। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल टाइम से भी इस क्वेश्चन के बारे में सोचना शुरू कर दिया था? स्कूल टाइम से ही सोचना शुरू कर दिया था। गुड गुड। कितने लोगों ने ये आंसर लिखा है कि मर नहीं सकते इसलिए जी रहे हैं? कितने लोगों को ये आंसर ठीक लगता है कि मर नहीं सकते इसलिए जी रहे? मर नहीं सकते इसलिए जी रहे। कितने लोगों को लगता है कि चिल करने के लिए जीना है? चिल करना कोई बुरी बात नहीं है, आप हाथ उठाइए। कितने लोगों ने लिखा है कि परिवार के लिए जी रहे हैं? हाँ, और परिवार यही कह रहा है मम्मा 10 दिन के लिए कहीं चली जाओ, मैं जीना चाहती हूँ। भैया मेरे दिमाग में भी यही आया लिखते कि कहाँ हो आप? इधर भैया। हाँ कि मैं परिवार के लिए जी रही हूँ और बच्चों के लिए जी रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे उनको क्या सिखाना है। तो मैं उसके लिए आज यहाँ हूँ कि मैं पहले खुद सीख जाऊँ और फिर मैं अपने बच्चों को और आगे की पीढ़ी को सिखा सकूँ। बढ़िया। जितना मैंने बोला इससे भिन्न आपने कुछ लिखा हो तो आप बोल दीजिए। माइक उठाइए, बोलिए। हेलो। हाँ ये जी। इधर। हाँ। लोकेश कोठारी, रायपुर से। मैंने लिखा है कि मैं अपनी उपयोगिता ढूंढ रहा हूँ कि मैं कहाँ फिट, संसार में कहाँ फिट बैठूंगा करके। मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए या उपयोगिता क्या है मैं? बढ़िया बढ़िया जी। मुझे एक चीज़ बतानी है। मैंने लिखा है कि खुशी की निरंतरता, मतलब कंटिन्यूअस खुशी पाने की चाह में जी रहे कि एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरे टाइम के लिए खुश हो जाओगे और आसपास का माहौल भी सब सुंदर और सब हैप्पी हैप्पी दिखेगा। शुभकामनाएं। हाँ जी। और हाँ जी, माइक माइक। ऑनेस्ट आंसर तो यही है कि पता नहीं। हाँ, ये एक कितने लोगों को लगता है कि पता नहीं? हाथ उठाइए। गुड गुड। हाँ, मेरा उत्तर है कि कुछ अच्छा काम करने के लिए जो हमें खुश करे। अच्छा काम करने के लिए? कुछ ऐसा काम करने के लिए जो हमें खुश करे, खुद को। अच्छा, कुछ भी काम करोगी तो दिन में मैक्सिमम कितने घंटे कर सकते हो? 1-1.5 घंटे। हैं? 1.5 hours। कोई भी काम हम करते हैं तो कितने घंटे कर पाएंगे? मैक्सिमम 1 या 2 घंटे। 1 या 2 घंटे, 4 या 5 घंटे। फिर 24 घंटे में से बाकी बचे हुए 20 घंटे में क्या करोगे? यदि कुछ भी करके खुश होते हैं तो उससे मिलने वाली खुशी कितनी होगी? जब तक कर रहे हो और करना बंद किया फिर बेरोजगारी, और ये तो मांगे मोर 24/7। इसका मतलब कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ जी। तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा पता नहीं। हाँ जी। एक जोक समझ लीजिए। है? एक जोक समझ लीजिए, ऐसा ही समझ लीजिए जो भी है। जो देखा गया कि एक पार्टी में या किसी फंक्शन में खाना खा रहे थे 2 लोग। माइक पास। 2 लोग खाना खा रहे थे, 2 व्यक्ति खाना खा रहे थे। एक थोड़ा थोड़ा खा रहा था और एक बहुत सारा थाली में रख करके ज़्यादा खा रहा था। तो किसी ने पूछा कि भाई तुम थोड़ा थोड़ा खा रहे हो, क्यों थोड़ा थोड़ा खा रहे हो, काहे के लिए आए हो इस दुनिया में? कहे मैं जीने के लिए खा रहा हूँ। और जो ज़्यादा खा रहा था उससे पूछा गया कि भाई क्यों इतना ज़्यादा खा रहे हो? कहा मैं खाने के लिए ही तो आया हूँ, मेरा यही काम है खाना, बस मैं खाने के लिए आया हूँ। जी, बढ़िया।
हाँ जी। मनीषा मालविया बनारस से। मैंने काफ़ी पहले से, जब शायद 16-17 साल की थी, तब से सोचा हुआ है कि क्या करना है, लेकिन अभी जो प्रायोरिटी है वो परिवार है, फिर समाज है, फिर देश है। तो जिस दिन मैं परिवार के लिए समाधान ढूंढ लूँगी, उसके बाद मैं देश और समाज की ओर बढ़ूँगी। अभी तो परिवार में ही और अपने पर ही काम करना है, पहले अपनी समझ आ जाए, अभी वो नहीं आया है। जी बढ़िया। और कुछ? हाँ जी, माइक फटाफट। मैं विलास वरुड़कर भोपाल से। परिवार के लिए तो लिखा ही मैंने कि परिवार के लिए कमाने के लिए जी रहा हूँ। दूसरा, मैं ऑलरेडी एक शिक्षक हूँ, तो मुझे लगा कि मैं समाज में शिक्षा के प्रसार के लिए भी काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। ऐसी मेरी मान्यता है कि शायद मुझे थोड़ा ज़्यादा आता है, तो मैं बता पा रहा हूँ लोगों को। तो मैंने ये भी एक लिखा कि समाज में शिक्षा के प्रसार के लिए। थैंक यू। जी हाँ जी। जी वो भी शिक्षक हैं और मैं भी शिक्षक हूँ, तो उनका आंसर थोड़ा सा आगे होगा। मुझे भी पहले यही लगता था कि मैं शिक्षा के लिए जी रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो समाज से शिक्षा मिली है अब मैं वो वापस दूंगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे जो चीज़ मिली है मुझे वो देना नहीं है, क्योंकि मैं बहुत गलत चीज़ ले लिया हूँ और शायद अब मैं गलत चीज़ दे भी दूंगा। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ एक्चुअली। अच्छा। हाँ जी। कंफ्यूज होना बड़ा सौभाग्य है। हाँ जी, हाँ जी। बोल सकता हूँ भैया? मैं बता सकता हूँ, शिविर किया हूँ, इसलिए अध्ययन भी किया हूँ। तो जी मैं ले नहीं पाया, क्या बोल दिया? शिविर भी किया हूँ, अध्ययन भी कर लिया हूँ। तो मैं तो आप मत बताओ। हाँ भैया। हाँ। मैंने लिखा कुछ अच्छा करने के लिए जी रही हूँ ना, है ना, और पर ये नहीं पता है क्या अच्छा। हाँ, अभी तक अभी तो अच्छे की भी परिभाषा नहीं है। देखो यही नहीं है। समस्या हमारी यही है, अच्छाई भलाई, है ना, इसकी हमारे पास कोई फिक्स परिभाषा नहीं। अच्छे आदमी की कोई परिभाषा है, भलाई की कोई एक परिभाषा है। जो पति के लिए भलाई हो सकती है, पत्नी उसी पे झगड़ा कर सकती है। ये जो पत्नी के लिए भलाई हो सकती है, पति उससे असहमत हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने सारे हमारे पास शब्द हैं, बल्कि मैं दूसरी भाषा में कह देता हूँ कि अभी हमारे पास भौतिक चीज़ों के बारे में, फिजिकल चीज़ों के बारे की डेफिनेशन के बारे में तो निश्चितता है। जैसे मैं कहूँगा ये क्या है, तो पेन है, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन मैं कहूँगा कि ज़िंदगी से एक भी शब्द उठा लो और उसके बारे में 4 लाइन बोल के देख लो। जिंदगी से कोई भी शब्द उठा लो और 4 लाइन उस पर बोल के देखो, मैं इसको समझता हूँ, मैं इसको जीता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, आप भी जी सकते हो। अब जिंदगी से कोई भी शब्द उठा लो, जैसे सफलता। मैं सफलता को समझता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, आप भी समझ सकते हो, आप भी जी सकते हो। जो मेरे को कल तक सफलता लग रही थी, अभी असफलता लगने लगती। मैं विश्वास के साथ जीता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, आप भी जी सकते हो। तो चाहे विश्वास की बात करें कि सम्मान की बात करें कि सफलता की बात करें कि खुशी की बात करें कि संबंध की बात करें, जिंदगी से कोई भी शब्द उठा लो और उसके बारे में हम ये 4 लाइनें कह पाएँ, ऐसा हमारे को मुश्किल होता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब है, जैसा कि हमने चर्चा भी किया, कि भाव और विचार के बारे में कोई एक क्लैरिटी हमारी नहीं है। तो इन सारी बातों से इतना ही ध्यान चला गया कि बेसिकली ज़िंदगी में हम चाहते तो हैं, लेकिन हमारी चाहत के लिए हमारे पास सही शब्द भी अभी नहीं है, क्योंकि उसका मीनिंग भी हमारे पास कुछ ठोस है नहीं। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जितनी चर्चा हमारी हुई, उससे क्या लगता है, क्यों जीना है ये सबके लिए अलग 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 है कि एक है? सर, मेरा नाम दर्शना जैन है, मैं भिलाई 3 से आई हूँ। मैं इसलिए जीना चाहती हूँ ताकि मैं सबके साथ प्यारे और खुशी से भरे संबंध बना सकूँ। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? सबके साथ लड़ाई हो तो क्या है, मजा आएगा। तुम अच्छे संबंध बना के क्यों जीना चाहते हो? ताकि मैं और बाकी सब भी खुश रहें।
और खुशी रहना क्यों चाहती? बढ़िया। तो अभी देखा जाए तो अभी हमको लगता है कि क्यों जीना है ये सबके लिए अलग अलग है। हर उम्र में हमको लगता है कि हमारे जीने का पर्पस बदल जाता है, हमारे जीने का कारण बदल जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसको सेट करके देखते हैं। तो यहाँ पहले से काफ़ी हमारे बीच में आ ही चुका है। तो ये सूत्र है। सूत्र का मतलब, जब सूत्र कह रहे हैं तो नियम है, जैसे ग्रेविटेशन का नियम है। तो मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख अंडरकोट के लिए है। फिर से एक लाइन आ गई जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा ही है, ये बदलता नहीं है ना। बार बार हम उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जो नहीं बदलती हैं। मानव जाति का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए है। सुख अंडरकोट। अंडरकोट का मतलब है कि आपकी परिभाषा के अनुसार, आपकी मानसिकता के अनुसार सुख, शांति, संतोष, आनंद, जो कुछ भी आपने मान रखा है, जो भी आपने सुख मान रखा है, उसकी बात कर रहे हैं। वो चर्चा अभी थोड़ी सी अगले पॉइंट पे करेंगे। लेकिन अभी जो भी आपके लिए सुख है, किसी को लगता है कि यार गांजा पीने में सुख है तो उसका सुख गांजा है। किसी को लगता है यार समाज सेवा सुख है, किसी को लगता है पढ़ना सुख है, किसी को लगता है पैसा सुख है, किसी को लगता है परिवार की शांति सुख है। जिसने जो मान रखा है अपना मान के चल ले, ठीक है। तो मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके विपरीत आप ना मानने की कोशिश करें, असहमत होने की कोशिश करें, समझने की जिम्मेदारी के साथ देखिए ऐसा है कि नहीं। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि आप जो कुछ भी करते हो अपने सुखी होने के लिए करते हो, आपने दूसरों के लिए कुछ नहीं किया है। इसका ये भी मतलब है, आज तक आपने जो कुछ भी किया अपने सुखी होने के लिए किया, दूसरों के लिए कुछ नहीं किया। वो हो गया। आपके सुखी होने के प्रयास में कुछ लोग दुखी भी हो सकते हैं, कुछ लोग सुखी भी हो सकते हैं, लेकिन वो बाई प्रोडक्ट है। मुख्य रूप से आपने जो कुछ भी किया अपने सुखी होने के लिए किया। ऐसा है नहीं है? असहमत होने की कोशिश करें, कोई एग्जाम्पल ढूंढ के लाएं जिसमें आपको लगे कि ऐसा नहीं है। ये कहा जा रहा है आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया। अब बोलो, आपने जो किया अपने सुखी होने के लिए किया। ऐसा है नहीं है? आप असहमत होंगे, ज़्यादा खुशी होगी। बोलिए, असहमति वाले बोलिए, माइक उठाइए, बोलिए। मैं धर्म प्रकाश ताम्रकार, पेंड्रा से। अपने सुख के साथ साथ अपने परिवार के सुख के लिए भी करते हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं। हाँ, तो आपके परिवार में आपको अपना सुख दिख रहा था इसलिए आपने किया। ये जरूरी नहीं है। आप कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ के बताइए जो आपने दुखी होते हुए दूसरे के लिए कुछ किया। आपने स्वयं दुखी रहते हुए दूसरे के सुखी होने के लिए कुछ किया, ऐसा खोज के बताइए। स्वभाव है जिसका जैसा है, जैसे मेरा स्वभाव ऐसे ही है। जैसा आपने बोला कि दूसरे का दुख देख करके खुद को दुख होता है कि उसका दुख कैसे दूर हो, तो आपने अपने दुख को दूर करने के लिए किया। अब साथ साथ उसका भी ख्याल रखा जाता है। आपने उसके दुख को देख के आप दुखी हो गए, अपने दुख को दूर करने के लिए आपने किया। उनका भी तो दुख दूर किया मैंने। उनका दूर होना बाई प्रोडक्ट है, उनका मत करो। कौन बोला मत करो? स्वभाव में है, वो देख नहीं सकते अपन कोई। हाँ, देख नहीं सकते, ये आपकी मजबूरी है जी। आपने जो किया अपना दुख दूर करने के लिए किया।
तो सबसे पहले तो आदमी अपना ही दुख दूर करेगा। है? करेगा कि नहीं करेगा? आगे लाइन कष्ट है, गरीबी है, उसको दूर करने के लिए प्रयास करेगा, मेहनत मजदूरी करेगा, आगे बढ़ेगा। कुछ भी करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, प्यार करो, मर्डर करो, कुछ भी करो, चोरी करो, सेवा करो, हर कोई करता है। आपने जो कुछ किया अपने सुखी होने के लिए किया। जी भैया ठीक है, ये बात को मानता हूँ कि अपने सुख के लिए ही सब किया मैंने। जो मैंने दुख था उसको दूर किया, उसके बाद जब संपन्न हुए तो दूसरों का भी देखा, कोई परेशान। दूसरों का इसलिए देखा कि उसको देख के आप परेशान हो रहे थे। परेशान नहीं हो रहे हैं, परेशान ये उसके सुखी होने से आप सुखी हो रहे थे। अपना दोस्त है वो परेशान हो रहा है, उसके लिए कुछ किया तो वो गलत तो है नहीं। नहीं, गलत मैं कहाँ कह रहा हूँ। आपका आप रोड चलते आदमी के लिए आपने नहीं किया, दोस्त के लिए किया। आपने जो कुछ किया अपने लिए किया, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं किया। जी ठीक है। भैया मेरा भी एक सवाल है। हाँ जी। भैया मैं भिलाई 3 से श्वेता जैन। मेरा ये सवाल है कि जैसे मुझे कभी तकलीफ है शरीर में और मेरी मतलब प्रॉब्लम है कि मेरे को तो परिवार के लिए खाना बनाना या वो करना ही पड़ेगा। हाँ। अब उसके बाद मेरे को तो दुख हो रहा है कि मैं कर रही हूँ, मेरे को तकलीफ है, बढ़िया, पर मैं कर रही हूँ। ये बढ़िया एग्जाम्पल है और ये घर घर की कहानी है। फिर से बोलिए, ठीक से सुनिए, बोलिए। मेरा ये कहना है कि मेरे शरीर में तकलीफ है, अगर हाँ। अब मैं काम कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में सबको खाने की तो ज़रूरत है ही, खाना बनाना ही पड़ेगा मुझे, उसके लिए मेरे पास अभी तो ऑप्शन नहीं है। हाँ। तो फिर मैं तो अंदर से दुखी हूँ ना। हाँ। तकलीफ हो रही है मुझे। हाँ। मत बनाओ जोमेटो टोमेटो। पर वो मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को करना, मैं बाहर से नहीं ला। बस तो आपकी जिम्मेदारी पूरा कर रही। मैं ऐसी कई पत्नियों को जानता हूँ अभी, जिनकी रात को 10 बजे जॉब शुरू होती है और वो सुबह 10 बजे फिर सो के उठते हैं, 11 बजे सो के 12 बजे सो के उठते हैं। उनका पति सुबह भूखा चला जाता है, वो खाना नहीं बना पाती। वो कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, जो तुमको करना है कर लो, है ना। तो आपने स्वीकारा हुआ है कि मेरी जिम्मेदारी है, मत करो। नहीं करोगे तो आप और ज़्यादा दुखी होगे। एक तो दुख शरीर का था, दूसरा दुख खाना नहीं बनाने का है। तो 2 दुख गले मत पड़े, एक से काम चल जाए, इसलिए आप बना लेते हो। आपने जो कुछ किया अपने सुखी होने के लिए या दुख से बचने के लिए किया, आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया। माइक बोलिए। हाँ जी, आगे एक माइक। भैया हाँ। रीना शुक्ला रायपुर से। कहाँ हो? खड़े होके बोलोगे थोड़ा अच्छा है। हाँ, सबको दिखाई भी एक कंफ्यूजन भी है, क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं। जैसे मेरी बेटी 1.5 साल की है, तो मैंने बीच में उसे फोर्स फीडिंग स्टार्ट कर दिया था। देन आई रियलाइज्ड कि मतलब ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो उसने इरिटेट होना शुरू कर दिया और उसने खाना खाना छोड़ दिया। फिर उसके बाद अभी भी मुझे कभी कभी लगता है कि वो मतलब मैंने फोर्स फीडिंग बंद कर दी। देन आई स्टार्टेड कि वो फोर्स फीडिंग क्या होता है? मतलब ज़बरदस्ती उसको खाना खिलाना। मतलब हाँ, नहीं ऐसा नहीं, मतलब उसका मन नहीं है खिचड़ी खाने का, फिर भी आप चाहते हो खिचड़ी खा ले तो उसका पेट भर जाए, वो भूखी ना रहे। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उसको अगर हम दूध दे रहे हैं, जितना खा रही है ठीक है। देन आई रियलाइज़ कि मुझे मतलब थोड़ा सा मैं दूध पिला दूँ तो उसका पेट भर जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कल भी वो यहाँ दिन भर रही, जाने के बाद ये हुआ कि उसने दूध नहीं पिया। तो मेरे माइंड में तो एक रिग्रेट, एक मतलब कष्ट था कि मतलब वो भूखी तो नहीं है। तो ये तो अपने कष्ट को दूर करने के लिए आप उसका ख्याल रख रहे। हाँ, तो मतलब आप भी तो दुखी हो रहे, भले वो खुश हो गई, लेकिन आपको अंदर से लग रहा है कि नहीं, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। अभी तो हम इतनी चर्चा कर रहे हैं कि आप जो कुछ कर रहे हो अपने खुश होने के लिए या दुख से बचने के लिए कर रहे हो। ग्रेट। अभी चर्चा यहाँ सीमित है। हाँ जी बोलो भैया। कहाँ हो? हाँ जी, खड़े होके बोलो। जो हम दूसरे के लिए कर रहे हैं वो संवेदनशीलता ही होगी ना? हाँ, वो संवेदनशीलता ही होगी। बढ़िया। हाँ जी, माइक ले लीजिए, पीछे माइक दीजिए। हाँ जी, तब तक बोलो। जो एग्ज़ाम्पल दिया दीदी जी ने कि हम खाना बनाते हैं,
तो उसमें हमको शरीर में तकलीफ़ हो रही है, लेकिन हमारी एक कष्ट हमारा दूर हो रहा है कि हमने खाना नहीं बनाया। तो अगर हम बैठे रहेंगे नहीं बनाएंगे तो शरीर में तो तकलीफ़ नहीं होएगी, शरीर में तो कष्ट नहीं होएगा ना, फिर भी एक ही कष्ट होएगा। मैं समझा नहीं। जैसे उन्होंने बोला कि अगर हम खाना बना रहे हैं तो हमको शरीर में कष्ट हो रहा है, लेकिन हमको ये कष्ट नहीं हो रहा है कि हमने खाना नहीं बनाया, हमने अपनी जिम्मेदारी कंप्लीट नहीं की। हाँ। लेकिन अगर हम बैठे रहते हैं तो हमको शरीर में कष्ट नहीं होएगा, लेकिन फिर भी ये वाला कष्ट रहेगा कि हमने जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं की। हाँ। तो एक ही कष्ट रहा ना, वहाँ पे भी दो कष्ट कहाँ? एक ही कष्ट इतना भारी है कि दूसरे पे वैसे ही भारी पड़ता है। जिम्मेदारी अपने बच्चों के लिए जिम्मेदारी नहीं निभाया, अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी नहीं निभाया, तो चाहे हमारा शरीर ठीक है या नहीं है, कम ज़्यादा, तो भी हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे। तो अब तौल के देखते हैं किस में ज़्यादा है। देखो, हमेशा आदमी तौलता है। शरीर का कष्ट इतना ज़्यादा है कि अब ये खाना बन ही नहीं सकता है। एक पॉइंट तो ऐसा भी आ सकता है। तो अब मैं देखता हूँ कि अब शरीर का कष्ट इतना ज़्यादा है कि चाहे ये कष्ट है पर खाना तो नहीं बन सकता है, लेकिन शरीर का कष्ट इतना है कि नहीं, ये खाना बन सकता है। तो आदमी का सारा प्रयास कैसा है? आदमी का सारा प्रयास ऐसा है, वो जो कुछ भी करता है वो सुख को मैक्सिमाइज करने के लिए करता है और दुख को मिनिमाइज करने के लिए करता है। किसी भी सिचुएशन में दुख ना मिले और मिलना ही है तो कम से कम मिले, और किसी भी सिचुएशन में सुख मिले और अधिकतम मिले, तो अधिकतम सुखी होने के लिए, न्यूनतम दुखी होने के लिए मेरा सारा विचार और प्रयास लगा रहता है। ऐसा। हाँ जी। महीन भंडारी जी। जो आपने कहा, मैं वाकई काफ़ी समय से यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं अपने लिए हूँ, दूसरे का होता है तो इट्स ए बाई प्रोडक्ट। पर अभी जब मैंने सोचा तो उसमें भी मेरा सुख है। गहराई से सोचा तो हिडन अंदर से परत निकली कि उसमें भी मुझे सुख मिलता है, क्योंकि मैं उसको महसूस करता हूं। मैं बताता नहीं हूं कि मैं आपका फायदा कर रहा हूं। मुझे कुछ कहना है सर जी। मैं ऐसे तो किसी की हेल्प नहीं कर पाती हूँ और कितना कर पाती हूँ ये भी नहीं पता, लेकिन जब किसी को ज़रूरत होती है, जैसे एक एग्जांपल दो, कुछ ऐसे एग्जांपल हैं। एक जैसा कि मेरी फ्रेंड को बहुत ज़रूरत थी बात करने की, लेकिन मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था, मुझे हॉस्पिटल जाना था, फिर स्कूल बस आने वाली थी, तो और वो बस मुझे सुन लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ। जो बात की हमने कम से कम 15 मिनट 20 मिनट ऐसा, तो मेरा हॉस्पिटल जाने का टाइम मेरा किल हो गया, मैं नहीं जा पाई। लेकिन बस मैं इतना ही मदद कर पाई कि मैंने उसको सुन लिया, तो उसका मन हल्का हो गया। इसमें लॉस तो मेरा हुआ, लेकिन एक मुझे ये अच्छा लगा कि मैंने वो मत करते। क्यों किया? नहीं, मतलब उसका मन हल्का करना मुझे ज़रूरी था। हाँ, आपके अपने मन को ठीक बनाए रखने के लिए आपकी ज़रूरत थी। हाँ, लेकिन इसमें मेरा नुकसान हुआ और उसको अच्छा लगा। वो ना करने से इधर वाला नुकसान ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था, नहीं, वो मैं नेक्स्ट डे जाके दिखा दिया। हम हमेशा कंपेयर करते ही हैं। हाँ। कि इसको करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसको करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। जिसमें नुकसान कम से कम, फ़ायदा अधिकतम हो, उस सिचुएशन को चूज़ कर लेते हैं। इसमें उसका फ़ायदा ज़्यादा था कि वो बात करके उसका मन हल्का हो गया। उसका फ़ायदा था, लेकिन उसको ऐसा फ़ायदा देने में आपका सुख था, इसलिए आपने किया। मुझे अच्छा लगा कि मैंने उसको सुन लिया। हाँ, उसका फ़ायदा था, वो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन आपने किया क्योंकि उसका मन हल्का करके आप वो बाई प्रोडक्ट नहीं था। शांति से सोच लो और सोच लो। नुकसान मेरा हुआ था और सोच लो। हाँ जी, और कोई? एक पिक्चर थी बहुत पुरानी, आप लोग नहीं, पिक्चर नहीं, पिक्चर नहीं। नमस्कार, नो पिक्चर, नो डिस्टर्ब नहीं सर। नहीं, उसमें एक आपके साथ घटी घटना शेयर करें। एक मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, बल्कि आधा मिनट लूँगा। उसमें एक गाना है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। ये जो गृहस्थी में ये छोटी छोटी समस्याएं बताती हैं महिलाएं या पुरुष, अच्छा, तो इनका सहयोग माने पुरुष भी करते हैं, ऐसा नहीं। होय और
भाई उनको खाने के लिए चाहिए, हेल्प करेंगे, हंसी में लीजिए, अच्छी बात है, हंसिए न। लोग वो योगा में बोलते हैं हंसिए, जोर से हंसिए, हाँ 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 करते हैं, लेकिन उसको जी, समझिए, हो गया, हेल्प करना बहुत सही है, चाहे महिला का हो, पुरुष का हो, किसी का भी हो, वो कोई बात जी। लेकिन दुख तो अपना साथी है। धन्यवाद। माइक ऑफ। हाँ जी, फिर से मैं कह रहा हूँ कि हमने आज तक जो कुछ भी किया अपने सुख की तलाश में किया या अपने दुख को कम से कम करने के लिए किया, इसका जुड़ा हुआ लॉजिक है कि आपने निर्णय पूर्वक दूसरे के लिए नहीं किया, बल्कि निर्णय पूर्वक अपने सुखी होने के लिए किया। या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल शेयर करें जिसमें आपने दुख पाया और दूसरे को सुख दिया। माइक। भैया, आमतौर पे हम महिलाएं यही करती हैं, पालन पोषण बच्चों का, रात रात भर माएँ जगती हैं। मत जगो। हाँ, माना मैंने, हम नहीं जग रहे हैं। मत जगो। बच्चा तो ऐसे तो पारिवारिक संस्था को हम पोषण कैसे अभी कर बाद में पाएंगे? देखेंगे परिवार को, पहले टेक्निकली आदमी को देखें। जी जी, टेक्निकली अगर तो हर कोई यही सोचने लगे कि हमें सुखी हो होना है, उसको बाद में सोचेंगे, पहले देखो हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप जितना अपने बच्चे के लिए जग सकती हो उतना पड़ोस के बच्चे के लिए जग पाओगी? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो अरे जगेंगे। अब आप उसमें जरूरत पड़ गई ना, जी जी, अपने में जरूरत नहीं पड़ती, जगते ही हो। इसका मतलब ये हुआ कि अपने बच्चे से प्यार है इसलिए रात भर जगती हो, और यदि वो रोएगा तो इससे आप परेशान होगी इसलिए जगती हो। सच्चाई क्या है? यदि हम ऐसे ही सबके लिए जगते तो सारे बच्चों के लिए जग पाते। हम जो अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं दूसरे के बच्चे के लिए नहीं कर पाते। लेकिन ये विचार आता है ना कि अगर परिवार में और लोग हैं तो वो भी जगें या हमें सहयोग करें। हम कष्ट पाते रहते हैं फिर भी हम करते रहते हैं कि भाई बच्चे को हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के तहत जिम्मेदारी है जी। जिसने ओन किया है, जिसने स्वीकारा है, हाँ जी, वो जगेगा ही। पुराने समय में माएँ ज्यादा जगती थी, आजकल पिता भी जगने लगे। मेरा यही प्रश्न है कि अगर सभी जिम्मेदारियों को जब हम समझ गए कि उसको हम अपने छोड़ को खुश दीजिए। रहना, हम जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। अभी केवल इतना सोचिए कि जो कुछ मैंने किया वो मैं ना करती तो ज्यादा दुखी नहीं होती क्या? और मैंने किया क्योंकि मैंने जिम्मेदारी स्वीकारा था, क्योंकि मैं प्यार करती थी, क्योंकि मैंने उसको अपना माना था, इसलिए मैंने किया। ना करता तो मैं ज्यादा दुखी होता। मैं ना करने को अफोर्ड नहीं कर सकता। खूब सोच के देखिए। हाँ जी, हाँ। कभी तो हम उनकी खुशी के लिए भी कर देते हैं, अपना कोई स्वार्थी नहीं होता। एग्जाम्पल लाओ, घटी हुई लाना। हाँ, घटी हुई है। हाँ, मेरी बुआ है। हाँ जी, ध्यान से सुनिए। वो महसाना में ही अकेली रहती है। उनके लड़का और लड़की अहमदाबाद रहते हैं। तो वो हमको यहाँ रह के मुझे और मेरे भाई को ऐसे ही फ़ोन करके परेशान करती रहती है कि मुझे देखने आओ, मुझे मिलने आओ। तो कभी कभी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर वो हम नहीं पूरी करेंगे तो वो हमारा फ़ोन करके दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो आप अपना दिमाग खराब कराना नहीं चाहते इसलिए जाते हो। उनकी खुशी के लिए। अपना दिमाग खराब ना हो इसके लिए। और क्या, तंग होके जाते हैं तो उसमें खुशी तो नहीं उनकी मिलती। खुशी में जाते तो अलग स्थिति होती। वो हमको और ज्यादा दुख मत दे इसलिए चले जाते हैं। बुरा मत मान जाए, संबंध मत तोड़ ले। नहीं, संबंध तोड़ ले भी तो भी कोई बुरा नहीं लगता। हाँ। लेकिन वो बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। इरिटेट ना करे इसलिए जाते हैं। बस। हाँ जी, मैं रुक रहा हूँ इसलिए कि निष्कर्ष आ जाए। हाँ। नमस्ते सर। परिचय। मेरा नाम श्रीकांत कुर्रे है और मैं आरंग से आया हूँ, आरंग रायपुर से ही। हाँ। जैसे कोई किसान जो है, कोई किसान अपने परिवार के लिए कमाता है ना? हाँ। और उसी में वो खुश रहता है और उन्हीं के लिए करता है। हाँ। है ना? और जितना भी कमाता है उसको उन्हीं के लिए करता है, जैसे है ना? हाँ। तो जैसे अभी एक भैया ने बताया कि उनके पिताजी का जो है देहांत 10 वर्ष की आयु में हो गया उनके, है ना? अपनी बात करो, अपनी बात करो। हाँ सर, वही कह रहा हूँ। तो अगर वो नहीं करते तो
जैसे पिछले क्वेश्चन में जो आंसर आया कि किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती। ओहो, अपनी बात करो, आपने क्या किया वो बताओ। यही क्वेश्चन था सर, यही एग्जाम्पल था कि किसान तो करता आप एक ही किसान हो, अपने बच्चों को कमाने के लिए मेहनत करते हो, क्यों करते हो? मत करो। तो नहीं करेंगे तो फिर परिवार भूखे मरने बेघर दो, वाली बात हो जाएगी। भूखे मरने दो। तो फिर किसी को तो जिम्मेदारी लेनी तो पड़ेगी। आपने ले ली, आपकी चॉइस है। आप जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हो, आपको ज़्यादा खराब लगता है। पूरी कर देते हो, आपको खुशी लगती है कि मैं जिम्मेदारी पूरी कर पाया। आपने जो किया अपनी खुशी के लिए सर, जिम्मेदारी नहीं लिए और अगर सिचुएशन और ज़्यादा खराब हुई तो फिर तो और ज़्यादा बुरा लगेगा। हाँ, इसलिए आप बुरा ना लगे इसलिए करते हो। खत्म। ठीक, थैंक यू। बोलो। हाँ जी, और कुछ बचा किसी के पास? कुछ सर, मानव जो है इधर से सामने, हाँ। सर मानव संवेदनशील ही होगा ना, हीन कैसे हो सकता है? हीन भी होता है, हीन भी होता है। अपना पत्नी को बोलता है सरप्राइज गिफ्ट दूंगा और एक्सीलेटर वायर लगा के खींच देता है। वो तो पागलपन है सर। है? पागलपन है वो तो। पागलपन है, कभी भी ये पागलपन किसी को भी हो सकता है। बस भैया एक और कन्फ्यूजन है, जैसे आपने कहा हमने कहा हमें जिम्मेदारी मिली, अनचाहे हमने उसको निभाया, तो उसको निभाने में भी जो कष्ट था उससे बचने के लिए हमने निभाया, माना। तो इससे पहले जो इनलाइटन, जो इन बच्चों को ज्ञान पहले ही हो जाएगा कि जिम्मेदारी अगर आती है तो उससे कष्ट होता है, तो फिर वो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहेंगे। जिम्मेदारी निभाने से, यदि आप जिम्मेदारी को निभा पाए, आपको खुशी होती है। जैसे इन्होंने कहा कि मैं अपनी उपयोगिता तलाश रहा हूँ। जैसे जो लोग उदास होते हैं उनको क्या लगता है? जो लोग उदास हैं, डिप्रेसिव मोड में हैं, उनको लगता है किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। और जो लोग बहुत खुश हैं उसको लगता है कि मैं कुछ बढ़िया करूंगा, बड़ा करूंगा, शानदार करूंगा। इसका मतलब है हर मानव के लिए ये उसकी ज़रूरत है, उसकी बिल्ट इन ज़रूरत है, बाय नेचर उसकी ज़रूरत है। सूत्र है, हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है, उसकी उपयोगिता ही उसका महत्व है। अभी हमने जिंदा रहने को जीना माना है, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के अपने महत्व को सिद्ध करना चाहते हैं। जिस दिन जिंदगी समझ में आएगी तो जिंदगी कमा के अपने महत्व को सिद्ध करेंगे, जिंदगी बांट के अपने महत्व को सिद्ध करेंगे। ये बाय नेचर है, इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते। जिम्मेदार व्यक्ति गैर जिम्मेदार हो जाए, किसने रोका? कि आजकल की नई पीढ़ी, ज़्यादातर बच्चे यही कहते हैं हम क्यों करें शादी, या हम आपने उठाई, आपको क्या मिला, हम क्यों उठाएं जिम्मेदारी? और क्या? तो इस तरह तो परिवार की संस्था धीरे धीरे क्या गलत कह रहे हैं? आपने बिना समझे शादी किया, इतना दुख झेला है ना, वो उस दुख को झेलना नहीं चाहता है। क्या गलत कह रहे हैं? ठीक है सर, तो फिर हम लोग क्यों फिर प्रयास करते हैं कि पारिवारिक संस्था बनी रहे, परिवार रहे? क्योंकि आपकी ऐसी मान्यता है। तो आगे ये क्योंकि ऐसा नहीं होता है तो आप दुखी होते हो, तो आगे ये संस्थाएं फिर नहीं रह पाएंगी। हाँ, यदि यही हाल रहा तो नहीं रह पाएंगी। यदि कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो नहीं रह पाएंगी, और नहीं रह के वो भी सुखी हो जाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि सुखी तो किसी नियम से ही होंगे, तो इसलिए खोजना उनको भी होगा। लेकिन जितना लॉजिक आपके पास है वो काम नहीं आ रहा है। हम सब पुराने लोगों ने बिना समझे शादियां की हैं। पहले महिलाओं ने खूब झेला, अभी महिला पुरुष दोनों बराबर हो गए, दोनों एक दूसरे को झिला रहे। और क्या? पहले एक लड़के और लड़की की शादी होती थी, लड़का पति हो जाता था, लड़की पत्नी हो जाती थी। अभी दो पतियों की शादी होती है, दोनों एक दूसरे में पत्नी तलाशते हैं। पत्नी मिल नहीं रही। हाँ जी, माइक पीछे, पीछे माइक, लास्ट। सर मैं एक दिन जैसे आपका वीडियो एडिट कर रही थी, तो उसमें यही टॉपिक चल रहा था कि मानव जो करता है सुख पाने के लिए करता है। तो साइड में मेरी छोटी बहन रोटियां बना रही थी, तो बोले मैं तो रोटियां बना रही हूँ तो इसमें तो मेरा सुख नहीं है। तो अब मैं उसको समझा सकूंगी तू रोटियां बना रही थी तो उसमें तेरा सुख है। हाँ, अब तक उसको आप है ना अपने हिसाब पे चला रहे थे, अब नहीं चला पाओगे। हाँ जी सर,
मैं ये बताना चाहती थी, थोड़ा माइक पास में। मेरा नाम बबली सिंह है, मैं यहीं रायपुर से हूँ। मैं अपने ही बारे में बताना चाहती थी कि जैसे मेरी फैमिली है और मेरी सिस्टर इन लॉ से मेरी एक बार अनबन हो गई थी, तो मम्मी ने उनको ना डांट के मेरे को ही डांट दिया। तो मैं थोड़ा दुखी हो गई थी कि मम्मी मेरी गलती मेरी गलती नहीं, फिर भी मम्मी ने मुझे डांट दिया। उसके बाद फिर थोड़े देर बाद मम्मी ने बोला कि बबली जा रिंजू का ये काम कर दो। तो मेरा मन नहीं था क्योंकि मैं दुख में थी कि मम्मी ने मुझे ही डांटा है, लेकिन फिर भी मम्मी को खुश करने के लिए मैंने मम्मी का कहना माना और उनकी बात उनके लिए जाके कुछ कहा कर दिया अपनी ननद के लिए। तो मुझे लगा कि मम्मी ये सोचेंगी कि मैंने इसको डांटा है, फिर भी ये मेरे लिए कुछ कर रही है, तो मम्मी खुश होकर मेरे को प्यार करेंगी, मानेंगी। इसलिए मैंने मम्मी का कहना माना। तो अपने कष्ट रहते हुए भी मैंने मम्मी को सुख देने की कोशिश की ताकि मम्मी मेरे को प्यार करे, माने मेरे को, ताकि मम्मी मेरे को प्यार करे। हो गया। हाँ। जबकि मैं आपकी बात सुन ही नहीं पाया ना, आपका इको या माइक में आवाज़ क्लियर नहीं थी। तो ये आवाज़ क्लियर नहीं आती है कभी कभी माइक में, बहुत दम लगाना पड़ता है सुनने में। तो मैं केवल लास्ट सेंटेंस सुन पाया। फिर से बताऊं क्या भैया? नहीं हो गया हो गया तो हो गया, इतना ही हो गया कि हम जो कुछ भी करते हैं अपने दुखी ना होने के लिए या अपने सुखी होने के लिए करते हैं। जी भैया, एक बात समझ में आ रही है। कहाँ हुआ? यहाँ पर आ गए। हाँ। कि जैसे मैंने अपनी फ्रेंड का एग्जांपल दिया हम लोगों का, मुझे ये लगा कि जिन रिश्तों को हमने स्वीकार कर लिया है, जिस संबंध को, उसी के लिए हम समय निकाल सके या उनके लिए कष्ट सह पा रहे हैं। रास्ते में अगर कोई मुझे मिलता है तो मैं उसको इतना समय नहीं देती क्योंकि वहाँ स्वीकृति ही नहीं है संबंध की। बस इतनी देर लगती है समझ आने में। कितना मिनट लगे? 15 मिनट लगे। 15 मिनट प्रोसेस चलता रहा, 15 मिनट में लौट के आ गए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्या निष्कर्ष निकला? क्या निष्कर्ष निकला? एक लास्ट में बोलना चाहूँगा कुछ। 1 मिनट, इनको और सुन लेते हैं। हाँ। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि नहीं बोलूँ। हाँ। क्योंकि आप साबित कर ही दोगे कि ये मेरा ही, मतलब मैं साबित कर दूंगा, ये कोई बात थोड़ी फिर भी मतलब मैं उसको डिफाइन करना चाह रहा हूँ। मतलब ऑफ कोर्स मेरा फायदा होगा, लेकिन कैसे होगा ये आप बताओगे। परिचय बोलिए। परमजीत कालरा, रायपुर से हूँ। हाँ। 15-20 दिन पहले हम संडे को सत्संग जाते हैं उधर लाखे नगर, तो हम कार में विद फैमिली वापस आ रहे थे तेलीबांधा की तरफ। तो एक महिला थी, थोड़ी बुज़ुर्ग थी, उनको जाना था आगे जिंदल तक, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर आगे। तो किसी ने कहा कि इनको तेलीबांधा तक लिफ्ट दे दो, वहाँ से फिर ऑटो करा देना। तो तेलीबांधा तक आते आते ये विचार बना परिवार का कि चलो अकेली हैं, बुज़ुर्ग हैं, परेशान होंगी, हम ही छोड़ आते हैं। तो हम 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए। तो क्या हम अपनी खुशी के लिए गए? आप ही बताओ क्यों गए? उस महिला ने तो आपसे कहा नहीं मेरे को छोड़ के आओ। नहीं, उन्होंने नहीं कहा। आप क्यों गए? उन्होंने नहीं कहा, लेकिन हमको ऐसा लगा कि वो परेशान ना हो। हम उस समय तो उनको परेशान हो जाने देते। उस समय तो हमको लगा कि नहीं परेशान ना हो। अब ऐसा लग रहा है कि हम उनकी खुशी में भी, वैसे तो देखा जाए तो हम किसी को खुश करते हैं तो अल्टीमेटली अपनी ही खुशी मिलती है। हो गया बात। तो वो कैसे आप डिफाइन करेंगे, वो थोड़ा सा और क्लियर। मैंने कहा तो आपने कह दिया, उनकी खुशी में आपकी खुशी जुड़ गई इसलिए कर दिया। उनकी खुशी में आपकी खुशी ना जुड़ती तो वहीं उतार देते। उसमें शायद गिल्ट होता कि हमने किसी को ऐसा अपने गिल्ट से बचने के लिए, देखो आदमी के भीतर आदमी के साथ न्याय करने की एक अपेक्षा है ही है, और मैं दूसरे के साथ न्याय कर पाया ये मेरे लिए खुशी है। मैंने दूसरे के साथ न्याय नहीं किया, ये मेरे को अपने में गिल्ट फील होता है। तो इस तरीके से तो हम ढूंढने जाएंगे तो अच्छा काम बचेगा ही नहीं। फिर अच्छे काम नहीं, अच्छा काम बहुत जोर से होगा। अभी अच्छा काम हो नहीं रहा है। और अल्टीमेटली तो हम कुछ भी करेंगे तो अल्टीमेटली खुशी तो हमारी होगी। और क्या, सारी सभा पूरी ताकत लगा दे, एक एग्जाम्पल खोज के ले आओ कि आपने दूसरे के लिए कुछ किया। जितना दम लगाना है लगा लो। अगर ऐसा है तो फिर किसी के लिए कुछ छोड़ना वो तो है ही नहीं ना। हम अपन ने किसी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, अपने सुख के लिए ही किया है। और क्या। हाँ जी, 1 मिनट, आप नहीं, आप बोलिए। माइक दीजिए इधर, पीछे माइक।
आप खड़े होइए ना तो पता चलेगा आपको माइक चाहिए। हाँ माइक दीजिए। मेरा नाम अलका वरुडकर है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आई हूँ। थोड़ा माइक दो। एक्चुअली मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं सिर्फ मेरे पति के कहने पर शिविर में आई हूँ। ऐसे ही होता है। तो ना तो ये सुख है ना इसमें मुझे दुख है। मत आती क्यों आई? कोई और ऑप्शन भी नहीं था। मतलब मैंने बोला भी था कि मैं रुक जाती हूँ। तो आप शिविर में नहीं आई, यदि नहीं जाऊंगी तो पति को खराब लगेगा, या कम से कम मेरे पति। ऐसा भी कुछ नहीं था कि खराब तो लगेगा। बताओ क्यों आई? ऐसे कि ठीक है चलो हम अगर नहीं अटेंड कर पाए तो हम रायपुर घूम लेंगे। हाँ, तो कुल मिला के वहां रहना उतना सुखदायी नहीं था जितना पति के साथ लटकना सुखदायी था। नहीं ऐसा भी नहीं है, हमारे पास ऑप्शन था कि हम रुक जाते। क्यों नहीं रुकी? वैकेशंस भी थी, छुट्टी भी थी, तो हमने सोचा। पर यहाँ पर आकर फिर मुझे लगा कि नहीं बहुत अच्छा है, जो भी की हुआ अच्छा ही हुआ। तो जो कुछ भी किया दुख से बचने के लिए, वहाँ अकेले रहूंगी क्या मतलब है, छुट्टी भी है इसलिए साथ ही चलती हूँ। शिविर में क्या होगा पता नहीं, लेकिन कम से कम पति तो है, बच्चे तो हैं, रायपुर भी घूम लेंगे। यस यस, अपने सुख के लिए। जी सर, जैसे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं कहाँ हो आप? हाँ तो हम लोग, कई लोग खड़े होते हैं खिसकिए खिसकिए, तो उनके सुख के लिए हम लोग तकलीफ में यात्रा कर लेते हैं, चलिए भाई बैठ जाइए। और तो क्या, हम दूसरा बुजुर्ग आया है ना, दूसरा कोई व्यक्ति आया पहचान नहीं है तो और फैल के बैठ गए। ऐसा और नहीं कोई होता है यंग, और लड़के रहते हैं तो यंग सी लड़की आ गई, तुरंत सीट छोड़ दिए। ऐसा नहीं होता है, हम लोग एक सहयोग की भावना में कि हाँ भाई तकलीफ में सफर मत करो सहयोग। कौन बोला मत करो? मत करो। हेलो। तो दूसरे को सहयोग करना आपको अच्छा लगता है इसलिए करते हो। एक कोई चीज बता दो आपको करके बुरा लगा और आपने किया। सर, पड़ोस में धार्मिक आयोजन होते, रात भर माइक बजता है, हम लोग को कष्ट होता है, लेकिन फिर भी चिल्ला के आओ, बोलते रहते हैं, नाराज होते रहते हैं, तकलीफ पाते रहते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, और जाके चिल्लाने से भी कुछ निकलेगा नहीं, और पर मोहल्ले में ये होता ही है, तो इसलिए ज़्यादा दुख पाने की बजाय हम कम दुख को स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, फिर आपको सहयोग, पड़ोसी है तो चलो उसके यहाँ आज खुशी है, कल हमारे यहाँ भी होगी, इसलिए स्वीकार लेते हैं। हाँ, हो गया, अब कुछ और बचा है? हाँ भैया मुझे एक मिनट पहले पीछे। हाँ मुझे यही समझ में, एक मिनट। भैया मेरा नाम रितु राठौर है, मैं रायगढ़ से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अगर मैं माँ बनती हूँ, हाँ, जब बच्चा पैदा होता है, तब उसमें मेरी खुशी है कि परिवार की खुशी, की समाज की, किसकी खुशी उस पर? आप बताओ। मैं तो माँ कभी बना नहीं। नहीं तो एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें किसकी खुशी है? नहीं, बताओ आप मुझे बताओ। तो सभी की दिखती है उसमें। हाँ, आपकी भी है, बाकी की भी है, सभी की है। क्या करना है इसमें? ये सभी की खुशी है, इसमें सारे की खुशी शामिल। सभी की खुशी है इसलिए सब उसमें शामिल होते हैं। तो ये एक खुशी है जिसमें सारे लोग शामिल होते हैं। बिल्कुल। और कभी कभी किसी खुशी नहीं भी रहती है, यानी आजकल बहुत हो गया है, शादी करते हैं बच्चे पैदा नहीं करते हैं तो उनको लगता है कि बच्चे पैदा करना झंझट है, इसमें करियर का लॉस होगा या उसका होगा। अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण हैं, उनको सुख नहीं लगता तो बच्चे पैदा नहीं करते हैं। आप जो भी करते हो अपने सुख की तलाश में करते हो या दुख से बचने के लिए करते हो? हाँ जी, लास्ट। भैया मुझे यही समझ में आया कि हम जो भी करते हैं सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि हम दूसरों की नज़रों में अच्छा बन सके। बिल्कुल। ताकि हम भले वो हम काम, अपना काम टाइम छोड़ के या किल करके काम कर रहे हैं, फोर्सफुली कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम दूसरों की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। कभी अपनी नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं, कभी दूसरे की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं, कभी दूसरे को हेल्प करके हमको अच्छा लगता है ना, कुछ भी है। फाइनली मुझको अच्छा लगता है या मैं दुखी होना नहीं चाहता इसलिए करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, माइक ले लो। हाँ बोलो। इसका मतलब है कि हम जो भी करते हैं वो हम अपनी खुशी के लिए ही करते हैं, लेकिन हम ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हमको तो खुशी मिले ही, बाय प्रोडक्ट में और को भी खुशी मिले। बहुत बढ़िया। देखिए आ गया आंसर, है ना।
एक स्थिति है कि मैं खुश होता हूँ, दूसरा परेशान होता है। एक है कि मैं खुश होता हूँ, दूसरा भी खुश होता है। एक है कि मैं खुश होता हूँ और सभी खुश होते हैं। कौन सा ऑप्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? सभी खुश होते हैं। आ गया आंसर। गुड। हाँ जी। हेलो। थोड़ा सा अजीब एग्जाम्पल है। हाँ, जो थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, थोड़ा कैमरा कवर कर लेगा। हाँ जी। जो लोग मतलब फिदाइन हो जाते, बम लगा के फिदाइन हो जाते, हाँ, बम लगा के सबको उड़ा देते हैं और खुद को भी उड़ा देते हैं। हाँ, तो उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी चाहिए मेरे को। कोई हो तो बताओ। मतलब वर्ल्ड में चल रहा है ऐसा, कुछ लोग होते हैं। देखो, कुछ भी होते हैं, आदमी कुछ भी करेगा, या तो किसी दुख से बचने के लिए करेगा या किसी सुख की तलाश में करेगा। अब जिसने अपना ही शरीर उड़ा दिया, उसको मरने का भी क्या डर होगा? तो उसको लगता है ऊपर हूर मिलती है ऐसा करने से। ये सब हूर के चक्कर में दुनिया में प्रॉब्लम है। हाँ जी, मैं सोचता हूँ काफी बातें हो गई हैं, तो क्या निष्कर्ष निकला? इसका फायदा क्या हुआ? इस पूरी चर्चा का हमको फायदा क्या हुआ? इसका ये फायदा हुआ कि हम में से अधिकांश लोग इस बात से दुखी रहते हैं, मैंने इतने लोगों के लिए इतना किया, मैंने परिवार के लिए इतना किया, और उन्होंने वापस लौट के मेरे को कुछ नहीं दिया। जब हम मानते हैं कि मैंने किया है, तो अति अपेक्षा भी होगा और सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो हम और परेशान होंगे। तो इससे एक अच्छी बात है कि ये क्लैरिटी आ गई, मेरी उस समय की मानसिक स्थिति के अनुसार जो मैंने ठीक समझा उस समय किया, जो मैंने किया मेरी खुशी के लिए ही किया। ऐसा मैं स्वीकार लेता हूं तो अनावश्यक अहंकार से बच जाता हूं, अनावश्यक अति अपेक्षा से बच जाता हूं, अनावश्यक संबंध के खराब होने से बच जाता हूं। और सच्चाई भी यही है, सच्चाई भी यही है। तो मानव जो कुछ भी करता है अपने सुख के तलाश में करता है। इसका मतलब है यदि मुझको ये समझ में आता है कि मानव जो कुछ भी करता है, मैंने जो कुछ भी किया मेरे सुखी होने के लिए कि मेरे दुख से बचने के लिए किया, दूसरों के लिए जो कुछ भी हो गया वो मेरी चेतना के स्तर का बड़प्पन था। किसी के सुख में संसार का दुख समाहित हो सकता है और किसी के सुख में संसार सुखी भी हो सकता है। अब लोग किसका सम्मान करेंगे और किसको अपने में ज़्यादा खुशी होगी, है ना? मेरा सुख जितना विशाल होता है, मेरा सुख जितना सबके लिए हो जाता है, उतना ही मैं बड़ा आदमी हो जाता हूँ। इसी का नाम चेतना का सुख है, इसी का नाम भाव और विचार में स्टेबिलिटी की बात है। हाँ, एक एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे परिचय। मेरा नाम अथर्व जैन है, मैं नांदगांव से आया हूँ। कौन सी क्लास में? फिफ्थ क्लास। अच्छा, जब आपका एग्जाम्पल हो गया, आपको क्या फ़ायदा होता है हम लोग को सिखाने से? देखो, तो मेरे को तो यही लग रहा है कि फिफ्थ वाले बच्चों के साथ शिविर कर लूँ, वही ठीक। मेरे को क्या फ़ायदा होता है? क्या लगता है मेरे को क्या फ़ायदा होता होगा? नहीं पता। नहीं पता। हाँ, मेरे को भी सुख मिलता है, इसलिए करता हूँ। तो देखो, ये समझ में आ गया कि मेरा भाव और विचार की स्थिति ही मेरे सुख दुख का कारण है। ये बात तो पहुँच गई। मेरे भाव और विचार की स्थिति ही मेरे सुख दुख का कारण है। अब जितना मैं ज़्यादा उपयोगी होते जाता हूँ, सूत्र क्या है? हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। मैं किसी चीज़ का इसका महत्व क्या है? पेन की इंपॉर्टेंस क्या है? लिखना। तो किसी चीज़ की उपयोगिता उसका महत्व है। तो मैं मेरी उपयोगिता को देखना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी होना चाहता हूँ, तो दूसरों की ज़िंदगी में भी उनका भाव और विचार भी किसी ऊंचाई को पा जाता है, उनका भाव और विचार भी, वो भी खुश हो जाते हैं। तो दूसरों की ज़िंदगी में परिवर्तन आता हुआ देख के अपने को खुशी मिलती है, और उस परिवर्तन आने से और अपनी ज़िंदगी में लगातार उस पर काम करने से अपने लिए भी नई विंडो खुलती है ना? तो मेरे भाव और विचार की पूर्णता के लिए मैं ये काम करता हूँ। तो किसी पे एहसान नहीं।
मेरी खुशी के लिए करता हूँ। ये एग्जाम्पल मेरे लिए भी उतना ही फिट होता है ना। मैं लगभग 5-6 राज्यों में काम करता हूँ और हमारे पुराने मित्र जानते हैं मैं 25 साल से इसी इंटेंसिटी से काम कर रहा हूँ और इस काम के लिए कभी भी 1 पैसा चार्ज नहीं किया। और ऐसा मैं ही नहीं, हमारे सभी मित्र ऐसा ही करते हैं। ठीक हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञान क्या चीज है, समझ क्या चीज है, अपनेपन का विस्तार ही ज्ञान है ना। देखो बहुत सुंदर बात है और बहुत मार्मिक बात है। आप किसी जिसको आप सबसे अधिक अपना मानते हो उसको याद करो तो कैसा लगता है? उसके साथ जिए तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अब आप जिसको अपना मानते हो उसकी संख्या कितनी है? 2 डिजिट में गया कि 1 ही डिजिट में है? 1 ही डिजिट में है। वो 9 के नीचे नीचे है, 10 नहीं है। ठीक है? अब पूरी सभा में आप देख लीजिए कि आपके सभी के पास में कितने लोगों के पास 10 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनको याद करने मात्र से आपका मन खिल उठता है, जिनके साथ जीने की आपकी तमन्ना बनी ही रहती है, जिनके साथ आप हमेशा खुश होते हो। तो ये पता चला कि आपकी कंपनी अभी 9 तक नहीं गई है। ऐसा भी हो सकता है किसी की गई भी होगी तो वो देख लो। ठीक हो गया? तो मेरी खुशी क्या चीज़ है? एक तो मेरी खुशी वो चीज़ है जो मेरे भाव और विचार के साथ बनी हुई है। एक मेरी खुशी वो है जो मेरे अपनेपन का विस्तार है। तो ज्ञान का मतलब एक ही है कि अपनेपन का विस्तार है। और यदि मैं अपनों से बात करूंगा तो क्या बिल बना के दूंगा? अपने भाई बहन से बात करता हूं तो बिल बना के दे दिया, 2 घंटे बात किया @1000। ऐसा नहीं हो सकता है। अपनों से बात करते हैं तो वो तो अपनेपन की अभिव्यक्ति है, अपने भाव की अभिव्यक्ति है। तो इससे ये पता चला, तो बोला कि देखो आदमी की कमाई आदमी से कम क्या होगी? इस साल कितने आदमी कमाए? तो हमारा टर्नओवर बढ़ता ही जा रहा है, हमारी संख्या कई सौ में चली गई है। किसी भी शहर में जाएं, घर, गाड़ी, मकान, प्यार, सम्मान सब सेट मिलता है। क्या रईसी? क्या रईसी? है ना? ये खुशी की चीज है ना। तो अपने में, और ये शिविर तो 24 घंटे नहीं चला सकते, रात को तो सोएंगे ही, और अपने भाव और विचार तो 24 घंटे चलते हैं। तो जितना मैं उपयोगी होता जाता हूं उतना मेरे भीतर भाव और विचार की दुनिया खुलती जाती। तो कुल मिला के मेरे खुश होने के लिए मैं इस काम को करता हूं। तो कितना आराम हो गया। नहीं तो कितने अहंकार में जा सकता है आदमी, नहीं मैं तो इतना बड़ा काम कर रहा हूं और मैं तो इतना महान आदमी। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। सोते समय भी भाव और विचार चलते रहते हैं? चलते ही हैं। आप बताओ नहीं चलते हैं? कि सपने आते हैं कि नहीं? हर समय नहीं आते। सपने हर समय नहीं आते, लेकिन बहुत सारे लोगों को हर समय ही आते हैं। ठीक है? और नहीं भी आते हैं तो मानसिक स्थिति से आपको पता ही चलता है कि हाँ, और बाकी तो 24 घंटे जब जग रहे हैं तब तो चल ही रहा है। और यदि हमारी मानसिक स्थिति में कोई नेगेटिविटी है वो तो हमको परेशान करती है। तो हमको परेशान होने के लिए दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे ही भाव विचार हमको परेशान करते रहते हैं। हमारे भाव और विचार के शुद्धिकरण के लिए, उसके प्योर होने के लिए, अपने में मानवता के अर्थ में उपयोगी होना, जब भी हम दूसरे की ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं उसकी पेमेंट हमको मिलती है। सूत्र है, प्रतिफल है तो संतोष नहीं, संतोष है तो प्रतिफल नहीं। जब मैं कोई चीज का पैसा लेता हूं तो मैं एक तरह की पेमेंट लेता हूं। जब मैं कोई चीज किसी के लिए कोई कंट्रीब्यूट करता हूं और उससे पैसा चार्ज नहीं करता हूं तो संतोष रूपी फल मेरे को आता है, भाव रूपी फल मेरे को आता है, संबंध रूपी फल मेरे को आता है। आदमी के साथ, लोगों के साथ हमारे संबंध बनते हैं, अपनेपन का विस्तार होता है। तो पैसा भी हमारी एक ज़रूरत है। तो हम तय कर पाएँ कि कितना पैसा मेरी ज़रूरत है। मेरी सारी सामर्थ्य केवल पैसा कमाने के लिए लगेगी या मेरी सामर्थ्य अपने भीतर के आदमी के विस्तार के लिए और ये बाहर मानवता के विस्तार के लिए लगेगी, जो मेरी ही खुशी के लिए मेरी ही ज़रूरत है, किसी पे एहसान नहीं है। बढ़िया।
भैया जी, व्यक्ति कमाना, व्यक्ति तो बहुत लोग कमाते हैं, बाबा लोग होते हैं उनके तो कितने फॉलोअर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वालों की तो एकदम लाइन लगी हुई है। अरे यार, शब्द पे जाओगे कि अर्थ भी समझोगे? लोग कमाना, हाँ। लोग कमाने का मतलब है खरीद लेना, थोड़ी बोल रहा हूँ। लोग कमाने का मतलब है जैसे तुम अपनी पत्नी के साथ किस पवित्रता के साथ में जीते हो, किस अपनेपन के साथ में जीते हैं। अपने परिवार के लोगों के साथ में हम जिस पवित्रता और अपनेपन के साथ में जीते हैं, इसी का विस्तार होता है। दूसरे भी मेरे परिवार जैसे ही हो जाते हैं। तो ये भाव का विस्तार है, अधिकार का विस्तार नहीं है। कोई हम खरीद के 1000 लोगों की टीम रख लिए, वो चीज़ नहीं। भाई किसी की कंपनी में 5000 लोग, 10,000 लोग, 20,000 लोग भी काम कर सकते हैं, तो बोलेगा मैंने 20,000 लोग कमा लिए। लोग थोड़ी कमाए, उनका श्रम लिया है, उनका दिल थोड़ी ले लिया है। और जो बाबा लोग हैं, हाँ, अब बाबा लोग ने क्या किया वो बाबा लोग जाने, उसमें से कुछ पॉजिटिव होता ही होगा, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, जैसे मैं अपनी मम्मी को ही देखता हूँ, वो तन मन धन एकदम लगा दी हैं उनमें, रोज टीवी में पूरा दिन चलता है वही चीज़। ठीक है, आप बात ही नहीं कर सकते उनसे। कोई बात नहीं, वो भी कुछ अच्छा मान के ही देख रही हैं, है ना? हाँ, कुछ अच्छा सोच के ही देख रही हैं। उस अच्छाई की जो भी सीमा होगी वो कि कोई दिन में आ जाएगी, वो उनको समझ में आ जाएगा। कुछ अच्छा है तो इसमें अच्छा ही है, क्या बुरा? हाँ जी, ये वाले इस पे कि जैसे हम जो सुखी होते हैं, मतलब हम जो सुखी होते हैं, तो आपका ये था शायद कि मतलब हमारे सुखी होने से शायद कुछ लोग दुखी भी हो सकते हैं, या फिर हमारे सुखी होने से सब लोग सुखी भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ था। यदि सही अर्थों में आप सुखी होते हैं तो आपके सुखी होने से सब सुखी ही होते हैं। सब सुखी होते हैं। तो और कोई अपनी कंडीशनिंग की वजह से दुखी भी हो सकता है। हाँ, तो ये फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि क्या सुख का भी कोई टाइप्स है क्या? लाइक हाँ, उसको समझेंगे। सुख यूनिवर्सल है, उसको समझेंगे। अगले स्टेप में जाएंगे तो उसको समझेंगे। तो मैं इस पॉइंट को समराइज कर देता हूँ, फिर ब्रेक की ओर चलते हैं। देखो इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या फ़ायदा हुआ। एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मैं अहंकार से बच गया। मैंने इतने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, मैंने इतने लोगों की जॉब लगाई, मैंने अपने परिवार के भाइयों के इतने बच्चों के लिए कुछ किया, मैंने उसके लिए ये कुछ किया, मैंने समाज के लिए कुछ किया। कुछ नहीं किया, आपने जो किया अपने सुखी होने के लिए किया। मैं अहंकार से बच गया, मैं अति अपेक्षा से बच गया। अति अपेक्षा की वजह से ही इस पूरे संबंध में गैप आता है। और कुछ इसकी एप्लीकेशन और है, लेकिन ब्रेक का समय हो गया है। मैं सोचता हूँ पहले ब्रेक कर लेते हैं, फिर लौट के करते हैं, है ना? तो ब्रेक करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। और आप जल्दी लौट के आइए। देखो पिछला 2 दिन हमने थोड़ी स्लो स्पीड से चले हैं ताकि कंसेप्ट आप तक पहुंच जाए और हम सुनने और कहने की स्थिति में आ पाएँ। अब हम थोड़ा गति बढ़ाएंगे, हम साथ साथ चल पाएंगे। थैंक यू।